हे एवरीवन, वेलकम टू द सेकंड पार्ट ऑफ द एएफएम थ्योरी। तो यहाँ पर जो भी आपके एएफएम में न्यू कुछ थ्योरी में एडिशंस हुए हैं वो सब हम इस वीडियो में देखेंगे और कवर करेंगे। ठीक है, सबसे पहली चीज, बहुत सारे बच्चों का डाउट है कि सर क्या एएफएम की थ्योरी में कुछ चेंजेस हैं एज कम्पेयर टू योर प्रीवियस थ्योरी मैराथन, या फिर ये प्रीवियस जो पिछला वाला थ्योरी मैराथन था ये अभी भी पूरा रेलिवेंट है। देन द आंसर इज, ये जो पिछला वाला थ्योरी मैराथन था ना, ये अभी भी उतना ही रेलिवेंट है जितना ये पहले था, बिकॉज आपके एएफएम की थ्योरी में कुछ भी चेंजेस नहीं हुए हैं। एज सच देयर आर नो चेंजेस। आपकी लाइन टू लाइन, वर्ड टू वर्ड जो थ्योरी आपके आईसीआई ने पहले लिख रखी थी बॉस, वही सेम थ्योरी आईसीआई ने अभी भी लिख रखी है अपने स्टडीमेट में। देयर आर नो चेंजेस। सिर्फ इतना सा फर्क हुआ है कि कुछ दो चार न्यू पेजेस ऐड हुए हैं, कुछ न्यू टॉपिक्स। फॉर एग्जाम्पल एक नया टॉपिक है ब्लॉकचेन का, तो ये ब्लॉकचेन वाला टॉपिक पहले नहीं था, ये एक न्यू ऐड हुआ है, तो ये हम इस वीडियो में देख लेंगे। एज सिंपल एज दैट। ठीक है, तो इसलिए पहले अगर आपने ये वाली जो मेन जो पार्ट वन का कह लो आप एक तरीके से, जो मेन थ्योरी मैराथन है, अगर आपने पहले वो नहीं देखा देन इट इज वेरी स्ट्रांगली रिकमेंडेड टू फर्स्ट गो एंड वॉच दैट वीडियो। फिर उसके बाद में यहाँ पे आके जो भी न्यू कुछ टॉपिक्स हैं, अराउंड 3-4 पेजेस हैं सिर्फ, वो हम इस वीडियो में यहाँ पर कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो आ जाओ। इसके अलावा एक दूसरा डाउट भी बच्चों का बहुत कॉमन है, तो वो भी एड्रेस कर देता हूँ। वो ये कि देखो अभी तक हम क्या करते थे कि जो 5 प्योर थ्योरी चैप्टर्स हैं ना आपके, हम थ्योरी में उसी पर मेनली फोकस करते थे, बिकॉज थ्योरी में से ऑलमोस्ट हमेशा इन्हीं चैप्टर्स में से आता है। तो ये 5 कौन कौन से चैप्टर हैं? बेसिकली दीज आर योर स्टार्टअप फाइनेंस, सिक्योरिटाइजेशन, रिस्क मैनेजमेंट, फाइनेंशियल पॉलिसी एंड कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी और सिक्योरिटी एनालिसिस। तो ये जो 5 चैप्टर्स मैंने आपको बोले, तो ये सारे हमारे यहाँ पर ये लिख भी रखे हैं। तो ये हमारे मेन थ्योरी चैप्टर्स आते हैं और यहाँ से आईसीआई हमेशा से थ्योरी क्वेश्चंस पूछता रहा है। लेकिन क्योंकि अब एमसीक्यूज आ रहे हैं, तो अब तो बॉस काफ़ी बच्चों का ये एक जेन्युइन कंसर्न है कि अब तो रेस्ट ऑफ द जो चैप्टर्स हैं वहाँ से भी तो थ्योरी एमसीक्यू आ सकता है। देन माय आंसर इज, पूरा सुनना, द यस आ सकता है। जो आपके बैलेंस प्रैक्टिकल चैप्टर्स हैं वहाँ से भी हो सकता है कोई थ्योरी एमसीक्यू आ जाए, लेकिन दैट शुड बी योर सेकंड प्रायोरिटी। पहले आपको अभी भी इन्हीं थ्योरी चैप्टर्स की थ्योरी फर्स्ट ऑफ ऑल कवर करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये तो आपको कवर करनी ही करनी है। रीजन सुन लो सिंपल सा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं सिक्योरिटाइजेशन की बात करूं, सिक्योरिटाइजेशन इज अ सुपर डुपर इंपॉर्टेंट चैप्टर इन योर सीए फाइनल। तो यहां से आईसीआई हमेशा हर अटेम्प्ट में क्वेश्चंस पूछता ही पूछता है। एक भी आज तक ऐसा अटेम्प्ट नहीं हुआ जिसमें से सिक्योरिटाइजेशन का क्वेश्चन ना आया हो। तो इस चैप्टर में से तो डेफिनेटली एमसीक्यू या फिर क्वेश्चन, सब्जेक्टिव क्वेश्चन आना ही आना है। तो ये थ्योरी चैप्टर में से। सिमिलरली स्टार्टअप फाइनेंस, यहां से तो क्वेश्चन आना ही है। मतलब ये जो थ्योरी चैप्टर्स है ना, इनमें से आप मान लो कि यहां से तो ऑलमोस्ट डेफिनेट है कि आपको एमसीक्यूज या क्वेश्चन देखने को, सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। जो बैलेंस चैप्टर्स की थ्योरी है वहां से आ सकता है, बट द प्रोबेबिलिटी इज मच लोअर। तो इसलिए फर्स्ट आपको ये सब कवर करना है और इसके बाद अगर आपके पास टाइम बचेगा तो फिर आपको उन चैप्टर्स की थ्योरी कवर करनी है। तो वो थ्योरी कैसे कवर करनी है ये भी बता देता हूँ। वेल, बहुत सिंपल है। जैसे ये हमारी ये प्यारी सी सिंप्लीफाइड थ्योरी बुक है जिसको बहुत ज़्यादा बच्चों ने पसंद किया, आप लोगों ने बहुत प्यार दिया है, तो उसके लिए थैंक यू। तो ये इसी फॉर्मेट में हम लोग इस थ्योरी बुक का सेकंड पार्ट भी अब बना रहे हैं एंड बहुत जल्द वो आपके साथ शेयर भी करेंगे फॉर फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इसी फॉर्मेट में जैसे यहाँ पे हमने सभी पूरी की पूरी थ्योरी को समराइज शॉर्ट में ग्राफिकल वे में कर रखा है, इसी तरीके से अब बैलेंस सभी चैप्टर्स की थ्योरी भी आपको मिल जाएगी। और ऑफ कोर्स यूट्यूब पे उसका थ्योरी मैराथन भी रहेगा अदर चैप्टर्स का। जो आपके प्रैक्टिकल चैप्टर्स हैं उनकी थ्योरी का थ्योरी मैराथन फॉर प्रैक्टिकल चैप्टर्स जैसे कि आपके डेरिवेटिव्स, आईएफएम, म्यूचुअल फंड, इन चैप्टर्स के लिए। ठीक है, तो डिपेंडिंग ऑन कि आप ये वीडियो कब देख रहे हो सकता है कि अगर आप ये वीडियो कुछ समय रुक कर देख रहे हो तो तब तक वो थ्योरी मैराथन आ भी गया हो। तो उसमें लिए की भी क्रोनोलॉजी सिंपल है बॉस। सबसे पहले आपको जो एग्जिस्टिंग थ्योरी मैराथन है, इसको आप पार्ट 1 कह लो, ये रेफर करना ही करना है। दिस इज सुपर डुपर डुपर इंपॉर्टेंट। सबसे पहले ये आपको देखना है। फिर उसके बाद में आपको ये जो करंट वीडियो है ये आप देख सकते हो, ठीक है, जिसमें ये सारी एडिशंस वगैरह हम कवर करेंगे। उसके बाद अगर आपके पास टाइम बचेगा तो फिर आप जो पार्ट 3 है जहां पर हम प्रैक्टिकल चैप्टर्स की थ्योरी कवर करेंगे, फिर आप उस पार्ट 3 की तरफ मूव ऑन कर सकते हो। पहले आपको ये दोनों पार्ट्स कवर करने हैं। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? तो चलो, आई होप दैट ऑल योर डाउट्स आर नाउ क्लियर। तो आ जाओ, इसके साथ ही हम शुरू करते हैं अपने न्यू एएफएम के जो भी एडिशनल टॉपिक्स हैं उसकी तरफ। तो चलो एवरीवन, सिक्योरिटाइजेशन वाले चैप्टर से सबसे पहले शुरू करते हैं। तो इस चैप्टर में भी जैसे मैंने आपको बोला कि किसी भी चैप्टर में कोई चेंज नहीं है, तो ये चैप्टर भी आपका एग्जैक्टली वैसे का वैसा ही है जैसा पहले था। ठीक है, वही सभी टॉपिक्स, वही सभी पॉइंट्स, एवरीथिंग इज सेम। तो हम सीधा
जंप करते हैं अपने न्यू एडिशनल वाले टॉपिक्स पर। तो इस चैप्टर में 2 नए पेज ऐड हुए हैं सिर्फ। तो एक आपका टॉपिक है रिस्क इन सिक्योरिटाइजेशन, बच्चे वाला टॉपिक है, रुक के कर लेंगे। पहले एक मेन टॉपिक, अच्छा टॉपिक जो ऐड हुआ है, दैट इज़ ब्लॉकचेन। नाउ दिस इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल टॉपिक विच हैज़ बीन एडेड टू योर सिलेबस। और इस टॉपिक की खास बात ये है कि बच्चे को खुद से पढ़ने पे ये टॉपिक काफ़ी इंटिमिडेटिंग या डिफ़िकल्ट टाइप लग सकता है, बिकॉज़ काफ़ी ज़्यादा टेक्निकल लैंग्वेज वगैरह यहाँ पे लिखी है। तो हो सकता है कि बच्चे को खुद से अगर आप करो तो आपको काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आए एंड ये टॉपिक बिल्कुल ही बाउंसर चला जाए। लेकिन आई कैन वेरी कॉन्फिडेंटली एश्योर यू कि ये टॉपिक अभी हम बस 2 मिनट में एक एग्जांपल लेने वाले हैं। उस एग्जांपल के थ्रू आपको इतना क्लैरिटी से समझ आएगा कि यू विल फील लाइक कि भाई एक-एक वर्ड, लिटरली एक-एक लाइन, एक-एक वर्ड आपको उसका मीनिंग समझ में आएगा कि क्या लिखा है, क्यों लिखा है, क्या मतलब है इसका। तो इट विल मेक यू सुपर कैपेबल टू सॉल्व एनी एमसीक्यू बेस्ड ऑन दिस टॉपिक। और इस टॉपिक से आई एम पर्सनली एक्सपेक्टिंग कि ऐसे ही कुछ एमसीक्यू शायद पूछ ले, बिकॉज़ अच्छा टॉपिक है। तो आ जाओ, सबसे पहले मैं आपको ये टॉपिक होता क्या है ब्लॉकचेन वो समझा ही देता हूँ। देखो, एग्जांपल लेते हैं हम एक, कि मान लो कि मेरा एक फ्रेंड सर्कल है, हम लोग 5-6 दोस्त हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है? तो हम लोग 6 दोस्त हैं लेट अस से। तो हम लोग कहीं भी जाते हैं, कहीं भी घूमते फिरते हैं, जो भी खर्चा करते हैं, एक दूसरे को पैसा देते लेते हैं, आपस में हमारा काफ़ी चलता है लेट अस से। कि किसी कभी मेरे एक दोस्त ने मुझे लेट अस से 20,000 रुपये दे दिए, तो कभी मैंने किसी दूसरे दोस्त को लेट अस से 2,000 या 50,000 रुपये दे दिए, ठीक है? तो अपना आपस में बोरोइंग लैंडिंग फ्रेंड सर्कल में काफ़ी हमारा फ्रीक्वेंट लेट अस से चलता रहता है। लेकिन चलो दोस्ती अपनी जगह, लेकिन बोरिंग लैंडिंग अगर हम इतना फ्रीक्वेंटली कर रहे हैं आपस में, तो कोई तो हिसाब किताब होना चाहिए ना, कुछ तो मेंटेनेंस होनी चाहिए। तो हमने कहा ज़रूर है मेरे दोस्त, यहाँ पे हमने एक लेजर मेंटेन करके रखा है, जिसमें सारी की सारी जो ट्रांजेक्शन्स हैं वो हम रिकॉर्ड करते हैं। तो लेट अस से कि एक मास्टर लेजर है जिसमें हम सारी ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड करते हैं। लेट अस से कि मेरे एक दोस्त चिंटू ने दूसरे दोस्त मिंटू को 50,000 रुपीज़ दिए। तो ये यहाँ पर हमने इस एंट्री को मास्टर लेजर में अपने नोट कर लिया कि हाँ भाई चिंटू ने मिंटू को 50,000 रुपये दिए, बात खत्म, ठीक है, दोस्ती में और क्या चाहिए, मतलब इतना ज़्यादा क्या करना, मोटा मोटा एक हिसाब रखना वो रख रहे हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा आप सीरियस हो जाओ। बेसिकली पहली चीज़ ये है कि अब ये मास्टर लेजर छयों के छयों दोस्त कहते हैं कि यार कौन इतनी सिर खपाई करे, कौन मेंटेन करे। तो वो मेरे को कहते हैं यार जतिन यार तुम सीए हो तो तुम्हारे लिए तो ये बाएं हाथ का खेल है, तो तुम ये मेंटेन करो। तो अब ध्यान से, ये मास्टर लेजर कौन मेंटेन कर रहा है? इट इज़ मेंटेन्ड बाय मी, ठीक है, मी। अब मी में मैं यहाँ पे जतिन लिख देता हूँ, ठीक है। तो ये मैं मेंटेन कर रहा हूँ, कोई भी एंट्री होती है, कोई भी कुछ उधार, कोई बोरो करता है, लेंड करता है, कुछ भी करता है, तो वहाँ पे एंट्री ये मैं डालता हूँ, ठीक है। अब ये सिस्टम समझ में आ गया क्या सिस्टम चल रहा है? अब इस सिस्टम में बहुत बड़े 3 मेजर फ्लॉज हैं, 3 मेजर फ्लॉज हैं और उसके बारे में बात करना बहुत ज़रूरी है। द फर्स्ट वन इज़, शायद आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे ये जो लेजर है वो मैं मेंटेन कर रहा हूँ। तो आई एम द सेंट्रल अथॉरिटी, मेरे पास यहाँ पे बहुत ज़्यादा पावर है। लेट अस से कि मैं चुपचाप एक दिन एंट्री डाल देता हूँ, जतिन ने लेंड किया लेट अस से चिंकी को लेट अस से 60,000। मैंने लेंड नहीं किया, लेट अस से कि मैं फ्रॉडुलेंट एंट्री ऐसे ही डाल देता हूँ बस सीधा, जतिन ने चिंकी को लेंड किया। तो 1 साल बाद जब हम हिसाब किताब देख रहे हैं, चिंकी बेचारी कंफ्यूज, वो कह रही है यार मैंने 60,000 कब लिए थे, मैं इतना कर्जे में कब से आ गई। तो दिस इज द फर्स्ट मेजर फ्लॉ इन दिस सिस्टम, कि एक सेंट्रल अथॉरिटी यहाँ पे इस पूरे सिस्टम को एक तरीके से रूल कर रही है, तो उसके पास यहाँ पे ये हमारे पास एक ये रिस्क फैक्टर है। दूसरी एक प्रॉब्लम इस सिस्टम में, एक और बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि लेटर से ये फ्रॉड वगैरह का एंगल हम हटा देते हैं कि कुछ ऐसे हमने नकली एंट्री कुछ नहीं डाली। एक दूसरी बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये है कि ये जो सारा का सारा सिस्टम है वो मैं अपनी लेटर से पर्सनल डायरी में नोट करता हूँ, पर्सनल डायरी में नोट करता हूँ। एंड किसी दिन मैं कहीं घूमने गया तो वो पर्सनल डायरी गुम गई, तो सारा हिसाब किताब ही गुम गया बॉस। समझ ही नहीं आ रही कि अरे भाई किसने किसको कितने पैसे देने थे, किसने किससे पैसे लेने थे, कुछ समझ नहीं आ रहा। वो डायरी के बिना सब लोग पागल हो फिर रहे हैं, कह रहे यार ये तो बहुत गड़बड़ हो गई। तो स्टोरिंग योर एंटायर डेटाबेस एट वन सिंगल लोकेशन इज वेरी रिस्की, बिकॉज अगर वो डायरी जिस दिन गुमी, या फिर हो सकता है कि डायरी को आग लग जाए, चूहे कुतर जाए, कुछ भी हो जाए, ठीक है, तो जिस दिन आपकी वो डायरी गुमे उस दिन इट विल बी कैटास्ट्रॉफिक, बहुत ज़्यादा गड़बड़ होने वाली है उस दिन। सो दिस इज योर सेकंड रिस्क। इसको मैं लिखवा भी दूंगा, अभी अभी सिर्फ समझने पे फोकस करो, ठीक है। एंड फाइनली योर थर्ड मेजर पॉइंट हेयर इज कि यहाँ पे मैंने एंट्री डाली, चिंटू ने मिंटू को 50,000 देने हैं, ठीक है। तो लेटर से मैं एक सेकेंड एंट्री डालता हूँ कि जतिन ने, लेटर से कोई भी नाम ले लो यार, पांडा ले लेता हूँ, मेरे को ऐसे कोई यार, पांडा को, जतिन ने पांडा को लेटर से 40,000 रुपीज़ दिए, ठीक है।
और मैंने एक्चुअल में दिए हैं। जतिन ने पांडा को 40,000 रुपीज़ दिए और मैंने पांडा को दिखाया, मैंने कहा देख मैंने अपने बुक में एंट्री डाल दी, जतिन ने पांडा को 40,000 रुपीज़ दिए हैं। पांडा कहता हाँ हाँ भाई ठीक है मैंने लिए हैं तेरे से 40,000, ठीक है डन। तो ये तो मैंने चुपचाप एंट्री पहले तो डाल दी, लेकिन बाद में जाके मैंने क्या किया, इस एंट्री को चुपके से, किसी को पता ना लगे, इसको मैंने मॉडिफाई कर दिया। यहाँ पे इसके आगे मैंने लिख दिया 1 ठीक है। तो लेट अस से कि यहाँ पे मैंने पहले पांडा के साइन भी इवन करा लिए थे। इधर मैंने जब पहले ओरिजिनली एंट्री डाली, मैंने कहा जतिन ने पांडा को 40,000 रुपये दिए, तो मैंने यहाँ पे नीचे पांडा जी के साइन भी करवा लिए थे। पांडा कहता ओके, पांडा सिग्नेचर, पांडा साइन ओके, ठीक है। लेकिन पांडा के साइन वगैरह हो गए सब बढ़िया, लेकिन घर जाके मैंने चुपके से चुपचाप क्या किया, इस 40,000 के आगे सिंपल एक 1 ही तो डालना था, 1 डाल दिया। नीचे पांडा के साइन तो हो ही पड़े हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे खड़े खड़े मैंने क्या कर दिया, 40,000 को 1,40,000 बना दिया। बेसिकली मैंने यहाँ पे आपकी जो एंट्री है उसे मॉडिफाई कर दिया, उसे चेंज कर दिया। तो दिस इज द थर्ड मेजर रिस्क। तो इसीलिए यहाँ पे 3 बहुत बड़े रिस्क हैं। रिकॉल करा के साथ साथ में लिख देता हूँ। पहला सिंगल अथॉरिटी, सब कुछ मैं ही मेंटेन कर रहा हूँ, सब कुछ मैं ही देख रहा हूँ, तो वो बड़ा रिस्की काम है। दूसरा सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस, तो दिस इज अगेन वेरी चक्कर वाला सिस्टम, बिकॉज जिस दिन आपके सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस को कुछ हुआ उस दिन सारा सिस्टम हिल जाएगा। एंड फाइनली थर्ड इज एंट्रीज कैन बी मॉडिफाइड, दैट इज दे आर नॉट परमानेंट। अब 100% परमानेंट थोड़ी ना है, मॉडिफाइड है। तो अब हम करने कुछ नहीं वाले, सिंपल सा एक सल्यूशन निकालेंगे इन सभी प्रॉब्लम्स का। बिकॉज इस सभी प्रॉब्लम्स में यही है कि अब 6 दोस्तों में से लेटर से 2-3 दोस्तों को दिक्कत होने लग पड़ी। वो कह रहे हैं यार अपने को लग रहा है कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई है। पांडा कहता है यार मैंने 40,000 लिया था, लेकिन साइन मेरे 1,40,000 रुपया, मुझे 1,40,000 वापस करना पड़ रहा है। चिंकी वाली एग्जांपल याद है, चिंकी कह रही है यार मैंने तो पैसे लिए ही नहीं थे, तो यहाँ पे पर लेजर में दिखा रहा है कि जतिन ने चिंकी को दिए हैं 60,000 रुपीज़, तो वो भी बेचारी परेशान है। तो इसलिए अब हम इस सिस्टम को अबॉलिश करके एक नया सिस्टम रिकॉर्ड मेंटेनेंस का लाने लगे हैं। इस बार हम क्या करने लगे हैं, हम कहते हैं कि अच्छा यार, मैं कहता हूँ अच्छा तुम्हें मेरे पे भरोसा नहीं है, ठीक है, ऑल्दो मुझे पता है कि अंदर से मैंने क्या कर रखा है, तो मैं कहता हूँ चलो ठीक है एक नया सिस्टम बनाते हैं। हर एक दोस्त ध्यान से सुनना, हम कितने 6 दोस्त थे ना, 3 1 2 3 4 5, ठीक है। हम कहते हैं अब क्या करेंगे, हम गोइंग फॉरवर्ड हम एक सिंगल रिकॉर्ड मेंटेन ही नहीं करेंगे। मतलब पहले हम एक सिंगल लेजर, मास्टर लेजर मेंटेन कर रहे थे, तो हम कह रहे हैं अब हम ये सिस्टम ही ख़त्म कर देते हैं। हम क्या करने वाले हैं, हम कहते हैं हर एक इंसान अपने पास एक लेजर की कॉपी मेंटेन करे, हर इंसान अपने पास एक लेजर की कॉपी मेंटेन करे। तो 6 दोस्त हैं अगर, तो 6 के पास अपना अपना एक लेजर होगा। ध्यान से सुनना, आपको चलेगा क्या। तो 6 दोस्त हैं, 6 के पास अपना अपना एक लेजर है। अब देखना, अब मान लो जैसे पहली एंट्री आई, चिंटू ने मिंटू को 50,000 रुपये दिए। अब गेम थोड़ी सी लेवल अप हो रही है, थोड़ा सा आई नीड योर फोकस है, ठीक है, मतलब थोड़ा सीरियस होके, ऑल्दो मस्ती करेंगे मज़े से ही, बट थोड़ी सी टेंशन बढ़ा दो दोस्त। मान लो पहली एंट्री है, चिंटू ने मिंटू को 50,000 रुपये दिए। तो अब ये एंट्री हम किसी सिंगल डेटाबेस में नहीं डाल रहे, हम सारे मिल बैठ के बैठे और हमने बोला अच्छा चिंटू जी तुमने मिंटू को 50,000 दिए, हाँ जी दिए। तो हर किसी ने इंपॉर्टेंट हर किसी ने अपनी एंट्री में डाल दिया अपने लेजर ने कि चिंटू ने मिंटू को 50,000 रुपये दिए, चिंटू ने मिंटू को 50,000 दिए। सब ने अपने अपने लेजर में डाला, सब ने अपने लेजर में डाल दिया चिंटू ने मिंटू को 50,000 रुपये दिए, राइट। तो इससे हमारी 2 मेजर प्रॉब्लम्स तो एक ही झटके में सॉल्व हो गई। फर्स्ट, क्या अब कोई सिंगल अथॉरिटी है, ना सर अब कोई सिंगल अथॉरिटी नहीं है। अब तो हर कोई अपने अपने लेजर में एंट्री डाल रहा है, तो कोई सिंगल अथॉरिटी तो बची नहीं, सबका दर्जा अब तो सेम है, ऑल आर इक्वल नाउ। एंड सेकेंड इज, क्या कोई सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस है, नहीं अब कोई सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस नहीं है, हर किसी के पास अपना एक लोकल कॉपी पड़ी है डेटाबेस की। तो उससे क्या है कि मान लो कि इस फ्रेंड नंबर 4 का या 3 का, जो भी फ्रेंड नंबर 4 का ये डेटाबेस गुम गया, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, बाकी 4 के पास तो अभी भी है ना उनकी कॉपी, बाकी 5 के पास तो अभी भी डेटाबेस पड़ा ही है। तो योर डेटाबेस इज नॉट एंटायरली लॉस्ट, राइट। तो यहाँ पे 2 चीजें हमने की।
तो मतलब दो हमारी प्रॉब्लम्स तो सिर्फ इतने से सॉल्व भी हो गई। पहला कि सिंगल अथॉरिटी का चक्कर खत्म, दूसरा सेंट्रलाइज डेटा का चक्कर खत्म, तीसरा एंट्रीज कैन बी मॉडिफाइड का चक्कर भी खत्म। बिकॉज लेट अस से कि ये हूँ मैं लेट अस से, ये जहाँ पे मैं लिख देता हूँ जतिन, ठीक है। तो अब पहले मैंने क्या किया था, मैंने चुपचाप लेजर में एंट्री डाल दी थी चिंकी, जतिन ने चिंकी को 60,000 रुपीज़ दिए। अब अगर मैं ये एंट्री चुपचाप डाल भी देता हूँ कि जतिन ने चिंकी को 60,000 रुपीज़ दिए, तो यहाँ पे वो सिर्फ और सिर्फ मेरे लेजर में होगी ना, वो और किसी के लेजर में तो आई नहीं। तो जब मैं चिंकी से अगर मैं उससे पैसे मांगने जाऊंगा, अरे चिंकी ये देख मेरे लेजर में लिखा हुआ है मैंने तेरे से 60,000 रुपीज़ लेने हैं, तो चिंकी अपना लेजर खोल के देखेगी, बोलेगी हैं मेरे में तो नहीं लिखा। फिर वो अपन बाकी सभी दोस्तों को फ़ोन करके पूछेगी अरे बताओ तुम्हारे लेजर में ऐसा कुछ लिखा है कि जतिन ने मुझे 60,000 रुपीज़ दिए थे। तो बाकी चारों दोस्त भी बोलेंगे कि ना भाई हमारे लेजर में तो ऐसा कुछ नहीं लिखा। तो साफ ही पता चल जाएगा ना कि ये इस इंसान का रिकॉर्ड यहाँ पे गलत है, इस इंसान का रिकॉर्ड यहाँ पे गलत है, बाकी सभी सही है। तो ये जो फ्रॉड हो रहा था सेंट्रलाइज अथॉरिटी या जो ये हमारा एंट्रीज जो मॉडिफाई करके एंट्रीज के साथ छेड़छानी करके हो रहा था, वो फ्रॉड करना आप देख रहे हो कितना ज़्यादा मुश्किल हो गया है। अगर यहाँ पे 6 लोग हैं तो मुझे किसी तरह चुपचाप छियों के जो लेजर है उसमें एंट्री डालनी पड़ेगी कि जतिन ने चिंकी को 60,000 रुपीज़ दिए। अब सबके लेजर में एंट्री मैं कैसे डालूं भाई, सबके लेजर को चोरी करूं उसमें एंट्री डालूं, दैट इज़ वेरी डिफिकल्ट टास्क। पहले तो चुपचाप बस एंट्री डाली, बात खत्म। तो देख रहे हो कितना लेवल बढ़ गया डिफिकल्टी का कुछ भी गड़बड़ करने के लिए। तो एक चीज़ तो ये हो गई। दूसरी यहाँ पे एक और चीज़ है कि हाँ, दूसरी यहाँ पर एक और चीज़ है कि यहाँ पर पहले हम एंट्री को कैसे लिख रहे थे, 40,000 नॉर्मल ऐसे, और फिर उसके आगे मैंने चुपचाप एक 1 लगा दिया था और मैंने कहा था देखो चुप कैसे कितना इजीली मैंने एंट्री को मॉडिफाई कर दिया। तो अब तो एक तो चीज़ ये है कि मैं अगर अपनी लेजर में कोई एंट्री मॉडिफाई करता भी हूँ तब भी उसका कोई इम्पैक्ट आने नहीं वाला। रीज़न क्योंकि बाकी सबके लेजर में तो वो एंट्री मॉडिफाई होगी नहीं, तो मैं खाली अपने लेजर में मॉडिफाई करके क्या करूँगा, राइट। पहली चीज़ तो क्लियर है। दूसरी चीज़ एक और है, वो ये कि हम फिर भी जस्ट टू बी ऑन अ सेफर साइड हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम लेजर को इस हिसाब से डिज़ाइन करते हैं कि एंट्री मॉडिफाई हो ही ना पाए, एंट्री मॉडिफाई हो ही ना पाए, और अगर हो भी तो पता चल जाए कि एंट्री मॉडिफाई की गई है। ध्यान से देखो कैसे, लेटर से ये जैसे मैंने जतिन टू पांडा वाली एंट्री है, पहले हमने सीधा सीधा लिखा था ना 40,000, तो इसके आगे मैंने 1 लगा दिया था, तो हम कह रहे हैं कि भाई फ्रॉड, अब मतलब सारी अमाउंट ही बदल गई। अब हम इंस्टेड ऑफ 40,000 इसको ऐसे सीधा सीधा लिखने की जगह हम यहाँ पे इसके आगे रुपीज़ लगा देते हैं और पीछे ऐसे करके ये डाल देते हैं। तो अब इससे होगा क्या, इससे सिंपल सा फंडा है मेरे बॉस कि अगर मैं यहाँ पे 1 ऐड करता हूँ तो फिर भी दिख जाएगा कि एंट्री यहाँ पे मॉडिफाई की गई है, राइट। तो या फिर पीछे अगर मैं 0 ऐड करने की कोशिश करता हूँ फिर भी दिख जाएगा कि अरे यार यहाँ पे पहले तो ये था, अब यहाँ पे पीछे 0 घुसाया गया बाद में। तो आपको दिख रहा है ना, एटलीस्ट पता तो चल रहा है कि भाई ये गड़बड़ कर रहा है इंसान। तो बेसिकली यहाँ पर हम यही करते हैं ब्लॉकचेन में कि पहली चीज़ तो हम सिस्टम इस हिसाब से बनाते हैं कि एंट्री मॉडिफाई हो ही ना पाए, और अगर कोई मॉडिफाई करता भी है, जैसे मैं यहाँ पे आगे 1 ऐड करने की कोशिश करूँ भी, तब भी मुझे दिख रहा है कि दिस एंट्री हैज़ बीन मॉडिफाइड फ्रॉम इट्स ओरिजिनल फॉर्म। जैसे ये ओरिजिनल एंट्री थी ये वो नहीं है, इसको मॉडिफाई किया गया है, टेम्पर किया गया है। तो दिस एंटायर सिस्टम इज वे मोर रोबस्ट, वे मोर सिक्योर देन योर अर्लियर सिस्टम, राइट राइट। तो पहले एक सेंट्रलाइज्ड लेजर मेंटेन हो रहा था, अब ध्यान दे हियर कम्स द मैजिक, अब सेंट्रलाइज्ड की जगह डिस्ट्रीब्यूटेड डिसेंट्रलाइज्ड लेजर मेंटेन हो रहा है। द लेजर हैज नाउ बीन डिस्ट्रीब्यूटेड अमंगस्ट ऑल द फ्रेंड्स। तो इसलिए हम इसे कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर। क्या कहते हैं हम इसे डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर। और यहाँ पर तो मैंने चलो पेन पेपर की एग्जांपल ली है, बट एक्चुअल में तो आपको भी पता है कि ये सब हमारा आईटी सिस्टम ऑनलाइन हो रहा है, ये हमारा टेक्नोलॉजी की मदद से हो रहा है, कंप्यूटर पे बैठ के सारी एंट्रीज वगैरह डल रही हैं। तो इसलिए हम इसे कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी, डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी, शॉर्ट में DLT। अब समझ में आया बॉस कि डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी होता क्या है, DLT। तो DLT में बेसिकली यही सारा सिस्टम है जो मैं अभी आपको समझा के आया, ठीक है। हर एक पार्टिसिपेंट होगा, हर एक पार्टिसिपेंट के पास अपने लेजर की एक पूरी कॉपी होगी। कोई भी नई एंट्री होती है तो वो हर एक पार्टिसिपेंट के लेजर में रिफ्लेक्ट की जाएगी, राइट, ठीक है। फिर इस लेजर में कुछ भी हम चेंज नहीं कर सकते, कुछ भी डिलीट भी नहीं कर सकते। यहाँ पे अगर मैं इसको कुछ भी काटूंगा तो अगर मैं पेन से यहाँ से काटूँ तो दिख जाएगा ना कि भाई कटा हुआ है, ठीक है। तो इस लेजर में हम कुछ चेंजेस नहीं कर सकते, कुछ डिलीट नहीं कर सकते। हम कर सकते हैं तो एक नई एंट्री डाल सकते हैं, बस दैट्स इट, ठीक है। नो मॉडिफिकेशन आर अलाउड। क्लियर हुआ। तो यही आपकी डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी थी। अब इसमें एक छोटी सी चीज़ और होती है, एक छोटी सी चीज़ और होती है
वो मैं आपको चलो समझा ही देता हूँ फाइनली। दैट इज कंसेंसस मैकेनिज्म। कंसेंसस मैकेनिज्म ये क्या है कि लेटर से कि जैसे हम लोग 6 लोग बैठे, हम लोग 6 लोग बैठे और हम लोग 6 लोग बैठ के एंट्रीज लिख रहे हैं कि अच्छा जतिन ने पांडा को लेटर से 40,000 रुपये दिए। तो हर किसी ने अपनी एंट्री में अपनी जो बुक है उसमें सही एंट्री डाली है या नहीं, इसको भी तो वेरीफाई करने का कोई सिस्टम होना चाहिए ना। मान लो कि कोई एक्सट्रीम सिनेरियो बताता हूँ कि ये है पांडा, ठीक है, ये है पांडा। तो लेटर से कि मैंने अपने पांचों दोस्तों को अपने साथ मिला लिया, अपने पांचों दोस्तों को अपने साथ मैंने मिला लिया। तो यहाँ पे हम लोगों ने बोला कि अच्छा जतिन ने पांडा को 40,000 रुपये दिए, सब लोग अपने अपने लेजर में एंट्री डाल दो, जतिन टू पांडा 40,000, जतिन टू पांडा 40,000, ठीक है। तो हमने डाल रहे हैं जतिन टू पांडा, ये मैं वो अकाउंटिंग एंट्री की बात नहीं कर रहा, ठीक है। कोई बच्चा नीचे कमेंट में बोले सर आपने अकाउंटिंग एंट्री गलत बोल दी थी, ओके। मैं अभी ये नॉर्मल बात कर रहा हूँ कि जतिन टू पांडा गिवन लोन टू पांडा 40,000, ठीक है। चलो वापस आते हैं टॉपिक पे। बेसिकली मैं ये कह रहा हूँ कि लेटर से कि मैंने पांचों दोस्तों को सॉरी हाँ हम 5 दोस्त मिल गए और यहाँ पर हमने क्या किया कि हम बोल रहे हैं कि अच्छा एंट्री डालो 40,000 रुपये की, हर कोई अपने अपने लेजर में। हम लोगों ने चुपचाप ओरिजिनल एंट्री डाल दी 1,40,000 की, पांचों नहीं, क्योंकि हम पांचों मिले हुए हैं ना, 1,40,000 की। तो उससे होगा क्या, उससे हुआ ये कि पांडा तो बेचारा शरीफ सा है, उसने अपने में डाली ओरिजिनल एंट्री 40,000 की। लेकिन 1 साल बाद जब पैसा देने की बारी आई तो मैंने बोला ओए पांडा, मैंने तो जैसे 1,40,000 लेना है, 40,000 थोड़ी ना लेना है। पांडा कह रहा है नहीं नहीं मेरे उसमें तो 40,000 की एंट्री है। तो मैंने कहा अच्छा ये तो गलत बात है, तुमने गलत अमाउंट लिखी है। पांडा कहता है अरे मैं बिल्कुल सही अमाउंट लिखी है, तुम बाकी सारे मेंबर्स की लेजर उठा के देख लो 40,000 ही मिलेगा। तो मैं बाकी सभी मेंबर्स को बुलाता हूँ और उन सबके उसमें 1,40,000 लिखा होता है। तो पांडा बेचारा रोने लग पड़ता है, वो कहता है अरे यार ये तो मेरे साथ फ्रॉड हो गया। बिकॉज देख रहे हो कि हमने यहाँ पे क्या किया, हमने यहाँ पे एक ओरिजिनली, मैंने आपको क्या बोला था, मैंने आपको बोला था कि एंट्री मॉडिफाई नहीं की जा सकती, मॉडिफाई नहीं की हमने, हमने ओरिजिनल एंट्री ही गलत डाल दी, ओरिजिनल एंट्री ही फ्रॉडुलेंट डाल दी। तो ये भी तो बहुत बड़ा गड़बड़ है ना, ये भी तो बहुत बड़ी गड़बड़ है। क्योंकि अब हम 5 लोग एक साइड पे खड़े हैं, हम कह रहे हैं पांडा तुमने तुमने फ्रॉड किया है, हमने तो हम सबकी बुक में तो 1,40,000 है, चुपचाप नखरे मत करो, चुपचाप मुझे मेरा 1,40,000 दो। तो ओरिजिनल एंट्री ताकि आपके बुक्स में गलत ना डले, उसके लिए देयर इज समथिंग कॉल्ड कंसेंसस मैकेनिज्म। कंसेंसस मैकेनिज्म, उसमें क्या होता है, कंसेंसस मैकेनिज्म बेसिकली जैसे हम क्या कर सकते हैं इस केस में कि हमने लेटर से एक थर्ड पार्टी हायर कर ली। तो ये थर्ड पार्टी का काम क्या है कि जब भी हम कोई नई एंट्री डालते हैं, लेटर से कि हम कह रहे हैं अच्छा जतिन ने पांडा को 40,000 रुपये दिए, तो हम लोग सारे ये 40,000 की एंट्री अपने हमें अकाउंट्स में डालनी चाहिए, अपने लेजर में डालनी चाहिए। तो ये थर्ड पार्टी हर किसी में जाके देख रही है कि अच्छा क्या तुमने 40,000 की एंट्री ही डाली है या कोई फ्रॉडुलेंट एंट्री डाली है या सही एंट्री डाली है, ठीक है। तो दिस consensus mechanism is a very important part of distributed ledger technology DLT, because अगर ये कंसेंसस मैकेनिज्म होगा, ये थर्ड पार्टी होगी, तो हम ओरिजिनली फ्रॉडुलेंट एंट्री डाल ही नहीं सकते, हम ओरिजिनली फ्रॉडुलेंट एंट्री डाल ही नहीं पाएंगे, हमें यहाँ पे 40,000 ही डालना पड़ेगा। अदरवाइज हम अगर 1,40,000 डालेंगे तो ये कंसेंसस वाली पार्टी है, ये शोर मचा देगी, बोलेगी अरे नहीं गलत गलत गलत, तुम लोग बोल रहे हो कि 40,000 की एंट्री डाल रहे हो, लेकिन तुम लोग चुपचाप 1,40,000 की एंट्री डाल रहे हो, तुम लोग तो गलत कर रहे हो। तो दिस इज द लास्ट पार्ट ऑफ योर डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी, दैट इज कंसेंसस मैकेनिज्म, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका डीएलटी की जो भी कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग थी वो सबकी सब यहाँ पर कंप्लीट होती है, दैट एंटायर टॉपिक इज कंप्लीट। अब हम जब डीएलटी करेंगे ना, ब्लॉकचेन या डीएलटी एक ही बात है, आपको एक एक वर्ड लिटरली समझ में आएगा, मैं अभी साथ साथ में समझाऊंगा। अच्छा, हाँ, एक बच्चे का डाउट आ रहा है, बच्चा कह रहा है कि सर ये तो, हाँ ठीक है मैं बताता हूँ। बेसिकली ये जो मैंने एग्जांपल ली है, दिस इज़ अ वेरी सिंप्लीफाइड सिनेरियो सा एक क्रिएट किया है टू हेल्प यू इमेजिन कि ओरिजिनल सिस्टम में क्या गड़बड़ थी और डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर वाले सिस्टम में सिस्टम क्या चलता है, कंसेंसस मैकेनिज्म क्या होता है, क्यों होता है, ठीक है। एंट्रीज कैसे हम मॉडिफाई बाद में नहीं कर सकते, बिकॉज आगे हमने रुपीज़ लगा दिया, पीछे ये कर दिया। तो यहाँ पे तो ये मैंने आपको समझाने के लिए मैंने आपको बोल दिया, आगे रुपीज़ लगा दिया, पीछे ये कर दिया वगैरह, तो इसलिए एंट्री मॉडिफाई नहीं हो सकती। एक्चुअल टेक्नोलॉजी में अगर हम एक्चुअल रियल लाइफ में जाएंगे तो वहाँ पर तो ऑब्वियसली कंसेंसस मैकेनिज्म के लिए भी ऐसे एक बीच में बंदा नहीं बैठा होगा, ठीक है। तो वहाँ पे ये सब कुछ ऑफकोर्स टेक्नोलॉजी के माध्यम से हो रहा है। तो उसके लिए जैसे चेंजेस के लिए देयर इज समथिंग नोन एज SHA कोड, तो वो SHA कोड्स होते हैं वो चेंज हो जाते हैं। बट अगर मैं उस टेक्नोलॉजी वाली चीज़ में एग्जैक्ट में घुस गया ना,
तो पहली चीज़ वो रिक्वायर्ड नहीं है, आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है। दूसरी चीज़ वो मोस्टली बच्चों को, काफ़ी सारे बच्चों को हो सकता है बाउंसर चली जाए या डिफ़िकल्ट लगे, बिकॉज़ अपना वो फील्ड नहीं है ना एग्जैक्टली। तो अपने को जितना समझने के लिए, जितना एमसीक्यूज़ को आंसर करने के लिए जो कॉन्सेप्चुअल बेस्ड जो नॉलेज हमें चाहिए थी, वो यहाँ से हमारा बिल्ड हो गया है। ठीक है, एग्जैक्ट टेक क्या चल रहा है, वी आर नॉट सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स या जो भी इंजीनियर्स इन सब चीज़ों में देखते हैं, तो हमें उसका देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, समझ आना चाहिए कि होता क्या है। चलो एक फाइनल चीज़ थी सच, कि डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी को डीएलटी क्यों कहते हैं, ये तो समझ में आ गया कि दिस लेजर इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग्स्ट ऑल द पार्टिसिपेंट्स, तो इट इज़, इसलिए इसको डीएलटी कहते हैं। तो इसको ब्लॉकचेन क्यों कहते हैं वो भी समझा देता हूँ। यहाँ पर क्या है कि जैसे मान लो कि एक एंट्री है, तो हमने एक पेज पे, हम कहते हैं हम एक ही एंट्री डालेंगे। हमने एक पेज मान लो बनाया, ये एक पेज है, पेज नंबर 1। तो इस पे हमने एक ही एंट्री डाली कि चिंटू ने मिंटू को 50,000 रुपये दिए। ठीक है, और नीचे हमने मिंटू के साइन करवा लिए, नीचे हमने मिंटू के साइन करा लिए। फिर ध्यान से सुनना, फिर नेक्स्ट मैंने जतिन ने पांडा को दिए थे कितने पैसे, 40,000 रुपये। तो ये जो नेक्स्ट एंट्री है, ये हम नेक्स्ट पेज पर नोट कर रहे हैं, ये हम नेक्स्ट पेज पर नोट कर रहे हैं, सेम पेज पर हम खिलेरा नहीं डालेंगे, नेक्स्ट पेज पर नोट कर रहे हैं। तो आ जाओ, तो ये हम यहाँ पर लिखेंगे नेक्स्ट पेज पर, पेज नंबर 2। तो इसमें है जतिन ने पांडा को 40,000 रुपये दिए और नीचे पांडा जी के साइन हो गए, पांडा साइन। ठीक है, तो बेसिकली इसी तरीके से जब कोई नई एंट्री होगी तो हम पेज 3 पे डालेंगे, फिर पेज 4, 5 सो ऑन, एंड लास्ट में हम क्या कर सकते हैं, हम इन सभी पेजेस को एक स्पाइरल बाइंड करा सकते हैं, या फिर हम एक चेन कह सकते हैं कि इन सबको एक चेन से बांध सकते हैं, राइट। बिकॉज हर एंट्री अलग अलग पेज पर स्टोर्ड है, तो अल्टीमेटली इनको एक जगह पे रखना भी तो है ना कहीं संभाल के। तो हर एंट्री को हमने स्पाइरल, हर पेज को हमने लास्ट में स्पाइरल बाइंड करा लिया, या कह लो कि एक तरीके से चेन से बांध के संभाल के रख दिया। तो यही कॉन्सेप्ट होता है कि ब्लॉकचेन हम इसे क्यों कहते हैं। हम कहते हैं कि हम हर एक डेटा को एक सेट ऑफ ब्लॉक में, एक ब्लॉक में स्टोर कर रहे हैं। तो इसको हम पेज नंबर 1 ना कह के हम इसे कह सकते हैं ब्लॉक 1, हम इसे कह सकते हैं ब्लॉक 1, इसे कह सकते हैं ब्लॉक 2। अपना अपना बोलने का स्टाइल है बॉस, बोलने का स्टाइल है, पेज 1 पेज 2 की जगह ब्लॉक 1 ब्लॉक 2 कह लो, ब्लॉक 3 एंड सो ऑन। तो हम ये कहते हैं कि हर एक एंट्री एक यहाँ पे सेपरेट ब्लॉक में स्टोर की जाती है, और ये सभी ब्लॉक्स आपस में एक चेन से, जैसे मैं स्पाइरल कह रहा हूँ तो यहाँ पे हम चेन कह देते हैं, एक चेन से जुड़े हैं, एक चेन से जुड़े हैं। तो इसलिए हम इसे कह देते हैं ब्लॉक चेन। दैट्स इट, यही है ब्लॉक चेन, वेयर एवरी पीस ऑफ डेटा इज स्टोर्ड इन अ सेपरेट ब्लॉक एंड ऑल द ब्लॉक्स आर सीक्वेंशियली लिंक्ड टू ईच अदर इन अ चेन लाइक स्ट्रक्चर कह लो। ठीक है, तो दिस इज योर ब्लॉक चेन। कुछ भी इसमें कॉम्प्लिकेटेड या कुछ भी टेक्निकल, कुछ भी मुश्किल तो है ही नहीं। क्लियर हुआ? तो ब्लॉकचेन कह लो, डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी कह लो, दोनों एक ही बात है। ठीक है, ठीक है, तो आ जाओ। सो यहाँ पे कंप्लीट होता है आपका जो भी कॉन्सेप्चुअल पार्ट था या समझाने वाला पार्ट था। तो अब आ जाओ, एक एक लाइन पढ़ते हैं और फिर समझते हैं। ब्लॉकचेन डीएलटी, ब्लॉकचेन और डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी is a peer-to-peer decentralized open ledger of transaction system with no trusted third parties in between। तो लैंग्वेज समझ में आ रही है? पीयर टू पीयर, यहाँ पे जितने दोस्त हैं सारे, मतलब यहाँ पे कोई सेंट्रलाइज अथॉरिटी नहीं है, इट्स ऑल पीयर टू पीयर। पीयर मतलब तुम पीयर तो आई बिलीव समझते ही हो, ठीक है। तो इट्स ऑल पीयर टू पीयर टेक्नोलॉजी की हर किसी के पास, दिस इज अ पीयर टू पीयर डिसेंट्रलाइज सिस्टम। जैसे यहाँ पे पहले मैंने एग्जांपल ली थी सेंट्रलाइज डेटाबेस, लेकिन इधर हमने क्या बोला था कि ये सारा का सारा सिस्टम हमारा डिसेंट्रलाइज्ड है, ये सारा का सारा सिस्टम हमारे पास डिसेंट्रलाइज्ड है, हर किसी के पास अपने लेजर की एक कॉपी पड़ी है। ठीक है, डिसेंट्रलाइज सिस्टम ऑफ ट्रांजेक्शन विद नो ट्रस्टेड थर्ड पार्टी इन बिटवीन। तो यही चीज़ तो हम अभी देख के आए कि पहले वाले केस में क्या था, यहाँ पे मैं ट्रस्टेड पार्टी था, थर्ड बीच में एक सेंट्रलाइज अथॉरिटी था, लेकिन इस केस में ऐसा कुछ नहीं है। इस केस में देयर इज नो ट्रस्टेड पार्टी, हर कोई अपना अपना लेजर की कॉपी को मेंटेन कर रहा है। अब ब्लॉक चेन जनरली यूजेज अ चेन ऑफ ब्लॉक्स विद ईच ब्लॉक रिप्रेजेंटिंग द डिजिटल इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन द डेटाबेस या फिर चेन। तो यही मैंने अभी आपको बताया कि यहाँ पे हम डेटा को एक ब्लॉक में, एक सिंगल एंट्री को हम एक ब्लॉक में स्टोर करते हैं, और फिर हम इसे एक तरीके से चेन लाइक स्ट्रक्चर के साथ आपस में बांध देते हैं। सो दिस इज योर ब्लॉक चेन, दिस इज योर ब्लॉक चेन। यही लिखा है कि ब्लॉक चेन इज अ चेन ऑफ ब्लॉक्स, इज अ चेन ऑफ ब्लॉक्स विद ईच ब्लॉक रिप्रेजेंटिंग अ डिजिटल इंफॉर्मेशन स्टोर्ड विद इन इट, एज सिंपल एज दैट। ठीक है,
अब समझ में आ रहा है बिलीव कि बता दो तो एक बार थम्स अप करके अगर समझ में आ रहा है तो। यस आ रहा है बच्चे कह रहे हैं। ठीक है, बाद में जो यूट्यूब पे लेटर ऑन भी देख रहे हैं तो अगर समझ में आ रहा है पूरी एग्जांपल अगर समझ में आई तो कमेंट में बताना कि कैसी लगी। ठीक है, फिर यहाँ पे ब्लॉकचेन की कुछ फीचर्स वगैरह हैं। मान लो आपको क्वेश्चन आ जाता है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन ब्लॉकचेन, तो उस केस में 4 नंबर का भी अगर क्वेश्चन है तो कुछ फीचर्स वगैरह हैं, तो उसकी मैंने शॉर्ट फॉर्म बनाई है पेन, PAIN पेन। ठीक है, तो P4 हर एंट्री परमानेंट है। ये मैंने आपको अभी चिल्ला चिल्ला के समझा के आया हूँ कि यहाँ पे जो हमने नया सिस्टम बनाया है इसमें हमने आगे रुपीज़ लगा दिया, पीछे ये कर दिया, तो हर एंट्री परमानेंट है, हम किसी भी एंट्री को मॉडिफाई नहीं कर सकते। ठीक है, तो यही यहाँ पे लिखा है P4 परमानेंट, A फॉर अपेंड ओनली। फिर से वही चीज़ बोल रहे हैं, ये कह रहे हैं हर एंट्री, कोई भी एंट्री को आप चेंज नहीं कर सकते। अपेंड ओनली मतलब आप ऐड कर सकते हो सिर्फ, कोई न्यू एंट्री अगर आपने करनी है, एग्जिस्टिंग को चेंज नहीं कर सकते। हमने कहा ठीक है। फिर आई फॉर इरिवर्सिबल, फिर से भाई वही चीज़ बोल रहे हैं इरिवर्सिबल कि एक बार कोई ट्रांजेक्शन होगी तो इट इज़ फुली इरिवर्सिबल, फिर हम इसको रिवर्स नहीं कर सकते। तो मोटा मोटा अगर मैं रफ लैंग्वेज में बोलूँ तो वही चीज़ है ना, हम अभी ऊपर भी तो बोल के आए कि ये परमानेंट हो गई है। एनीहाउ फाइनली लास्ट इज एन। एन में फिर वही चीज़ कहते हैं, कहते हैं कोई भी अगर नई आपको कोई कुछ चेंज करना है ट्रांजेक्शन में तो चेंज तो हो नहीं सकता, तो कुछ भी अगर आपने चेंजेस करने हैं तो इट इज़ रिकॉर्डेड एज अ न्यू ट्रांजेक्शन, इट इज़ रिकॉर्डेड एज अ न्यू ट्रांजेक्शन। ठीक है, तो एक तरीके से इन्होंने ये चारों पॉइंट्स में एक ही चीज़ बोली है। ठीक है, तो इसलिए इसका एक्रोनिम भी काफ़ी अच्छा बैठता है, पेन। ठीक है भाई, वाई आर यू सच ए पेनफुल पर्सन, सीधा सीधा तो एक ही लाइन को एक ही लाइन में बोलना, 4 बार घुमा के बोल रहा है। ठीक है, तो एनी हाउ P फॉर परमानेंट, A फॉर अपेंड ओनली, I फॉर इरिवर्सिबल एंड N फॉर न्यू ट्रांजेक्शन। तो ये आपका ब्लॉकचेन का बेसिक यहाँ पे कंप्लीट होता है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट इज एप्लीकेशन ऑफ ब्लॉकचेन। तो यहाँ पे ये बेसिक बेसिक सी चीज़ें हैं। मतलब देखो ब्लॉकचेन है क्या, यहाँ पे इट इज़ सिंपली एक डेटाबेस है जो कि एक सेंट्रलाइज्ड लोकेशन पे स्टोर ना होके डिसेंट्रलाइज्ड वे में स्टोर्ड है। ठीक है, और जिसमें हर एक डेटा एंट्री एक सिंगल ब्लॉक का पार्ट है, हर एक डेटा एंट्री एक सेपरेट ब्लॉक में स्टोर्ड होती है, एंड ऑल दीज ब्लॉक्स आर लिंक्ड टुगेदर इन अ चेन लाइक स्ट्रक्चर। राइट, सो दिस इज योर ब्लॉकचेन। डेटाबेस स्टोर करने की एक टेक्नोलॉजी है। तो अब डेटाबेस स्टोर करने की टेक्नोलॉजी है, तो जहाँ जहाँ भी हम डेटाबेसेस को यूज़ करते हैं वहाँ वहाँ हम काफ़ी जगह ब्लॉकचेन यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, प्रैक्टिकली चलो हर जगह फिजिबल नहीं होगा बट काफ़ी जगह यूज़ कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल जैसे हेल्थ केयर, तो फॉरेन में क्या होता है कि जैसे अभी इंडिया में भी शुरू हो गया है कि जैसे कि किसी इंसान का कोई हेल्थ रिकॉर्ड है, मान लो कोई 50 ईयर्स का इंसान है, तो उसके 50 सालों का जो भी हेल्थ रिकॉर्ड है, उसे किस मेडिसिन से एलर्जी है, अगर उसकी जो भी पास्ट हिस्ट्री रही है, मेडिकल हिस्ट्री वगैरह, वो सारी एक जगह पे वो ऑनलाइन डिजिटलाइज फॉर्म में आजकल अब स्टोर करना शुरू कर दिया है। तो हम ये कहते हैं कि यार ये चीज़ हम ब्लॉकचेन को यूज़ करके ब्लॉकचेन वाली टेक्नोलॉजी में ये सारी हेल्थ केयर की इंफॉर्मेशन स्टोर कर सकते हैं। उससे फ़ायदा ये है कि ब्लॉकचेन थोड़ा ज़्यादा सिक्योर है, तो यहाँ पर हमारी जो पेशेंट की जो प्राइवेसी वगैरह है वो यहाँ पर इंक्रीज होती है। ठीक है, इट इज़ मोर सिक्योर एंड इंक्रीजेज द प्राइवेसी ऑफ द पेशेंट। ठीक है, तो ये अपना ब्लॉकचेन हेल्थ केयर में हो गया। सिमिलरली गवर्नमेंट में इस वाले यूज़ का मैं थोड़ा सा मतलब मुझे मतलब अच्छा लगता है। अभी हुआ तो नहीं है इंडिया में बट आई सिंसियरली होप कि फ्यूचर में कभी ना कभी तो होगा। ये कहते हैं कि काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पर गवर्नमेंट की मॉनिटरिंग भी चाहिए, लेकिन एक डिसेंट्रलाइज्ड वे में डेटा स्टोर्ड हो तो अच्छा रहेगा। जस्ट लाइक लैंड रजिस्ट्रेशन। तो अगर आपको अभी इंडिया में पता हो तो इंडिया में लैंड रजिस्ट्रेशन का अभी बहुत ही गंदा सिस्टम है, मतलब सीरियसली। तो जैसे रजिस्ट्री वगैरह होती है तो सब कुछ हार्ड कॉपी बेस्ड है, गवर्नमेंट के कुछ रिकॉर्ड्स होते हैं उनके अपने ही बुरे हाल हो रखे हैं, चीज़ें मतलब बहुत गड़बड़ वगैरह है। तो अगर हम किसी तरह उसे डिजिटलाइज कर दें एंड वो जो लैंड रजिस्ट्रेशन के जो रिकॉर्ड्स वगैरह हैं अगर वो ब्लॉकचेन को यूज़ करके ऑनलाइन स्टोर हो जाएं तो वो काफ़ी ज़्यादा एफिशिएंट रहेगा गवर्नेंस परस्पेक्टिव से भी। राइट, तो ये लैंड रजिस्ट्रेशन की एक एग्जांपल थी, उसी तरह व्हीकल रजिस्ट्रेशन वगैरह है। ठीक है, तो ब्लॉकचेन इंप्रूव्स ट्रांसपेरेंसी एंड प्रोवाइड्स अ बेटर वे टू मॉनिटर एंड ऑडिट द ट्रांजेक्शन इन दिस सिस्टम। ठीक है, तो फिर ट्रैवल इंडस्ट्री, तो ऑफ कोर्स अब बाकी चीज़ें वैसी हैं। ट्रैवल इंडस्ट्री में क्या है कि जैसे आपने घूमना फिरना है, अपना पासपोर्ट वगैरह है और इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं, तो वो सारे आप ब्लॉकचेन को यूज़ करके ब्लॉकचेन वाले सिक्योर डेटाबेस में स्टोर कर सकते हो इंस्टेड ऑफ कहीं पे भी सिंपली अपलोड करने से। तो वो चीज़ है। फिर इकोनॉमिक फोरकास्ट वगैरह में कहते हैं कि फाइनेंशियल एंड इकोनॉमिक फोरकास्ट बेस्ड ऑन डिसेंट्रलाइज्ड प्रेडिक्शन मार्केट वगैरह, कि बेसिकली ये कहते हैं कि हमारे पास हम डिसेंट्रलाइज्ड वे में डेटा कलेक्ट करेंगे और उन डिसेंट्रलाइज्ड डेटा से जो डिसेंट्रलाइज्ड वे जो हम डेटा वगैरह को वोटिंग वगैरह करवाएंगे उसके बेस पे जो हमारा
डेटा कलेक्ट होगा तो हम उसके हिसाब से मार्केट प्रिडिक्शन वगैरह कर सकते हैं या वोटिंग वगैरह कर सकते हैं। तो ये फालतू सा ही पॉइंट लिख रखा है, कोई इतना ज़्यादा वो नहीं है, बस मोटा मोटा इसको कर लेना। ठीक है, मेन ये वाली चीज़ फिर भी थोड़ी अच्छी है, आ जाओ। रिस्क एसोसिएटेड विद ब्लॉकचेन, यहाँ पे मैंने इसकी शॉर्ट फॉर्म बनाई है पूरी, PURI पूरी। तो 4 रिस्क आपके बुक में दे रखे हैं एसोसिएटेड विद द ब्लॉकचेन। द फर्स्ट वन इज प्रोसेस कंट्रोल। देखो, हमने ब्लॉकचेन में सारा एक डिसेंट्रलाइज सिस्टम तो बड़ा अच्छा सा बना दिया, बट अब प्रैक्टिकली चक्कर क्या आ रहा है तो ये सारा आईटी सिस्टम कहीं ना कहीं पूरा टेक्नोलॉजी चल रही है, सारी चीज़ें चल रही हैं। तो ये जो आईटी सिस्टम है पूरा, तो इसमें कुछ ना कुछ प्रोसेस कंट्रोल्स भी होने चाहिए, राइट, कि सारा सिस्टम अच्छे से चले, सब कुछ प्रॉपर चले, कुछ गड़बड़ ना हो। तो चक्कर यहाँ पे यही आता है कि कोई सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी तो हम कह रहे हैं है नहीं, तो कौन डेवलप करेगा और कौन मेंटेन करेगा उन प्रोसेस कंट्रोल्स को। तो यही यहाँ पे लिखा है कि डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ प्रोसेस कंट्रोल्स कैन बी चैलेंजिंग ड्यू टू एब्सेंस ऑफ एनी सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी। So users of public blockchain may find it difficult to understand the IT controls implemented and its effectiveness. तो अगर कोई पब्लिक ब्लॉकचेन है, कोई ओपन में ब्लॉकचेन पड़ी है, तो मुझे श्योरिटी नहीं है एज ए यूज़र कि भाई इसके आईटी कंट्रोल्स कितने अच्छे हैं, कितने इफेक्टिव हैं। तो वो सारी चीज़ें, बिकॉज कोई सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी भी नहीं है, तो वहाँ पे चीज़ें और थोड़ी सी यहाँ पे इस एंगल से कॉम्प्लिकेट हो जाती है। फिर नेक्स्ट इज अपडेट्स। तो ब्लॉकचेन में जैसे यहाँ पे तो चलो मैंने एक छोटी सी एग्जांपल ली थी तो बात अलग है, बट लेट अस इमेजिन अ ब्लॉकचेन विद लैक्स ऑफ पार्टिसिपेंट्स। ठीक है, तो उनका इतना रेगुलरली डेटा अपडेट होता है, एंड आपका ये जो डेटा है वो एक सेंट्रलाइज्ड लोकेशन में अपडेट करना, एक जगह पे अपडेट करना है तो अलग बात है। यहाँ पे तो डेटा कितना डिसेंट्रलाइज्ड वे में फैल रखा है, तो इतना ह्यूमंगस वॉल्यूम ऑफ डेटा को, इतना जो वो भी जो इतना डिसेंट्रलाइज्ड वे से स्टोर्ड है, उसको अपडेट करना अपने आप में काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग टास्क बन जाता है। तो यहाँ पे यही लिखा है कि ब्लॉकचेन इन्वॉल्व्स ह्यूमंगस डेटा अपडेट्स, द रिस्क ऑफ इंफॉर्मेशन ओवरलोड को चैलेंज द रिक्वायर्ड मॉनिटरिंग। तो इतनी ज़्यादा इंफॉर्मेशन, इतना ज़्यादा डेटा आएगा तो उसको मॉनिटरिंग वगैरह करनी उसके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। प्लस इतने कंपिटेंट लोग ढूंढना जो कि ये मॉनिटरिंग वगैरह कर सकें, वो सब भी मुश्किल है। फाइंडिंग कंपिटेंट पीपल टू डिज़ाइन एंड परफॉर्म मॉनिटरिंग कैन बी डिफ़िकल्ट। ठीक है, तो ये हमारा सेकेंड पॉइंट आ गया अपडेट्स का। देन थर्ड वन इज रिगार्डिंग रिलायबिलिटी। तो रिलायबिलिटी के लिए मैंने आपको एक चीज़ समझाई थी, कंसेंसस मैकेनिज्म। कंसेंसस मैकेनिज्म, राइट। तो हमने बोला था कि और एंट्री चेंज नहीं हो सकती बाद में, समझ में आ गया, लेकिन ओरिजिनल एंट्री भी सही डल रही है, एक्यूरेट है, उसकी क्या गारंटी है। तो उसके लिए ओरिजिनल एंट्री सही है, उसके लिए हम यूज़ करते हैं ब्लॉकचेन में समथिंग नोन एज कंसेंसस मैकेनिज्म। तो यहाँ पे हम कहते हैं कि ठीक है, बढ़िया, लेकिन अगर कंसेंसस मैकेनिज्म के साथ ही छेड़खानी हो गई तो फिर तो रिलायबिलिटी ऑफ ब्लॉकचेन डेटा स्टोर्ड, जो भी डेटा स्टोर्ड है आपका, उसमें क्वेश्चन आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमने क्या बोला था कि हमने एक पर्सन को हायर किया जो कि एंट्री जिस टाइम पे हम डाल रहे हैं तो उसी टाइम पे जाके ये वेरीफाई कर रहा है सबके पास जाके कि क्या उस हर इंसान ने सही एंट्री डाली है। तो वही वाली एग्जांपल लेते हैं कि जतिन ने पांडा को दिए कितने थे, 40,000, लेकिन हमने 5 लोगों ने मिलकर अपनी एंट्री में क्या क्या डाला, 1,40,000, 1,40,000। ठीक है, तो हमने बोला कि हम क्या करेंगे, ये फ्रॉड ना हो, इसको रोकने के लिए हम एक कंसेंसस मैकेनिज्म इंट्रोड्यूस कर देते हैं जो कि चेक करेगा एंट्री के टाइम पे ही कि क्या हम लोगों ने सही एंट्री डाली है। ठीक है, हमने तब बोला कि हाँ ठीक है, बढ़िया चीज़ है। लेकिन मान लो कि मैंने 4 दोस्तों को अपने साइड पे कर लिया, तो मैं कंसेंसस मैकेनिज्म के साथ भी तो छेड़छाड़ अगर मैंने कर दी और मैंने लेटर से इसे भी थोड़े से पैसे खिला के बोल दिया कि तू बोल दे कि हाँ सबने एंट्री सही डाली है। ठीक है, तो अगर हमने कंसेंसस मैकेनिज्म के साथ छेड़छाड़ नहीं कर ली तो फिर भी गड़बड़ है ना। तो फिर हमने फिर से वही काम कर दिया, हमने इस बार कंसेंसस मैकेनिज्म को भी अपने साथ मिला लिया और सबने फिर से वही काम कर दिया, 1,40,000, 1,40,000 की एंट्री डाल दी इंस्टेड ऑफ 40,000 के। फिर लास्ट में पांडा बेचारा रो रहा है कि भाई मैंने तो 40,000 लिए थे, ये क्या हो गया। तो यही पॉइंट यहाँ पर थोड़ा टेक्निकल शब्दों में लिखा है कि रिलायबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन इज डिपेंडेंट ऑन अंडरलाइंग टेक्नोलॉजी। कि अगर हम कोई फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स वगैरह ब्लॉकचेन में स्टोर कर रहे हैं तो वो अंडरलाइन टेक्नोलॉजी क्या यूज़ हो रही है उसके बेसिस पे उसकी रिलायबिलिटी होगी। इफ द अंडरलाइन कंसेंसस मैकेनिज्म इज टेम्पर्ड विद, अगर हमने कंसेंसस मैकेनिज्म के साथ ही छेड़छाड़ कर दी तो फिर तो भाई आपकी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन एक्यूरेट है या इनएक्यूरेट है, तो फिर उस पर तो कोई क्या ही बोल सकता है, राइट। देन द सिस्टम कैन रेंडर इनएक्यूरेट एंड अनरिलायबल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो इतना ही था बेसिकली लायबिलिटी का पॉइंट, कि अगर कंसेंसस मैकेनिज्म आपका छिड़ जाता है, आप उसी में कुछ ना कुछ छेड़खानी कर देते हो, तो आपकी जो भी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन स्टोर्ड है वो इनएक्यूरेट और अनरिलायबल हो जाएगी। ठीक है, सो दैट वाज योर थर्ड पॉइंट, रिलायबिलिटी। फाइनली इन चार्ज, तो यहाँ पे यही कहते हैं जो हम ऑलरेडी देखा है कि यहाँ पे कोई पार्टी, सेंट्रल पार्टी इन चार्ज तो है नहीं,
तो किसी ना किसी को तो डिफाइन करना पड़ेगा ना। वी नीड समवन हु शुड बी रिस्पॉन्सिबल एंड अकाउंटेबल फॉर मैनेजिंग रिस्क इन द ब्लॉकचेन। कोई पार्टी फिर भी कोई तो होना चाहिए ना। हर किसी को लग रहा है कोई ना कोई कर रहा होगा रिस्क मैनेज। मान लो ब्लॉकचेन में 1 लाख मेंबर्स हैं, हर किसी को लग रहा है अरे कोई ना कोई तो रिस्क मैनेज कर रहा होगा, कोई भी नहीं कर रहा। तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए। तो वी नीड सम पार्टी टू बी इन चार्ज जो कि रिस्पॉन्सिबल हो फॉर मैनेजिंग द रिस्क इन ब्लॉकचेन। ठीक है, तो दिस वाज रिस्क एसोसिएटेड विद ब्लॉकचेन। आई होप कि समझ में आ गया सब कुछ। ओह फाइनली एक टोकनाइजेशन का टॉपिक पड़ा है। टोकनाइजेशन, अरे आ गया। चलो, टोकनाइजेशन क्या है, ये तो बड़ा इजी है समझाना। बेसिकली जैसे मैंने आपको अभी लैंड रिकॉर्ड्स की एग्जांपल दी कि अभी रजिस्ट्री का क्या सिस्टम होता है, कागज़ की रजिस्ट्रियाँ होती हैं जिसको जनरली लोग लॉकर वगैरह या कहीं पर संभाल के रखते हैं, और बड़ा चक्कर पड़ता है। मतलब रजिस्ट्री की चलो डुप्लीकेट कॉपी भी निकल आती है, बट फिर भी बड़ा चक्कर होता है कि उसको आपको संभाल के रखना है एंड ऑल दैट स्टफ। तो ये सारा ऑफलाइन स्टोर्ड है, ये सब कुछ ऑफलाइन है, राइट। जैसे एक टाइम पे शेयर्स के सर्टिफिकेट होते थे, याद है पुराने, कभी ना कभी आपने सुने होंगे कि पहले शेयर्स डीमैट फॉर्म में नहीं होते थे, ऑनलाइन फॉर्म में स्टोर नहीं होते थे, वो फिजिकल सर्टिफिकेट्स होते थे। लेकिन फिर हमने क्या कर दिया, उन शेयर्स को हमने डीमेटेरियलाइज कर दिया और उसको हमने ऑनलाइन फॉर्म में स्टोर करना शुरू कर दिया, राइट। उसी तरीके से हम कहते हैं कि अभी हमारे काफ़ी सारे एसेट्स की जो ओनरशिप है, जैसे आपकी गाड़ी की हो गई या काफ़ी चीज़ों की हो गई, वो आज की डेट में भी, चलो गाड़ी तो ऑनलाइन हो गई है, बट काफ़ी चीज़ों की एसेट की ओनरशिप हमारी आज की डेट में भी ऑफलाइन होती है। कागज़ों में, सर्टिफिकेट्स में, उन सारी चीज़ों से हमारी एसेट की ओनरशिप का हमें पता चलता है। तो हम इस जो ओनरशिप वाली चीज़ है, इसको हम ऑनलाइन किसी तरह कन्वर्ट कर दें, ऑनलाइन स्टोर कर लें, तो दैट प्रोसेस ऑफ डिजिटलाइजेशन एक तरीके से कह लो, तो उसको मैं बड़े इजी लैंग्वेज में बोल सकता हूँ कि इसको टोकनाइजेशन, ऑल्दो टोकनाइजेशन पे भी मैं आता हूँ स्पेसिफिकली, ठीक है। तो बेसिकली होता क्या है कि टोकनाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग टेंजिबल एंड इनटेंजिबल एसेट्स इनटू ब्लॉकचेन टोकन्स। इट कैन बी इफेक्टिव इन कन्वेंशनल इंडस्ट्री लाइक रियल एस्टेट, आर्टवर्क एक्सेट्रा। बेसिकली लेटर से कि मेरे पास एक, जैसे इंटेंजिबल की मैं एक एसेट की एग्जांपल लेता हूँ, मेरे पास लेटर से कि एक पेटेंट है, ठीक है। तो व्हाट वी कैन डू इज कि हम इस पेटेंट का एक ब्लॉकचेन टोकन बना दें, एक ब्लॉकचेन टोकन बना दें, एंड जिसके पास भी इस टोकन की ओनरशिप होगी, वो पेटेंट इसका, उस इंसान का। तो फॉर एग्जांपल अभी मेरे पास ये पेटेंट है, तो इस ब्लॉकचेन का टोकन मेरे पास पड़ा है, मैंने ये पेटेंट सेल करना है। तो व्हाट आई विल वेरी सिंपली डू इज कि मैं कॉम्प्लेक्स पेटेंट सेल करने के मैकेनिज्म वगैरह से ये वो सारी चीज़ें मैं खत्म कर दूंगा। कोई कॉन्ट्रैक्ट्स करें, लीगल कॉन्ट्रैक्ट्स एंड ऑल दैट स्टफ, उसकी सिरकपाई में पड़ेंगे ही नहीं। मैं सिंपली अपना ये ब्लॉकचेन टोकन सेल कर दूंगा किसी थर्ड पार्टी को जो कि इंटरेस्टेड होगा इस पेटेंट को लेने के लिए, जस्ट लाइक कि आप जैसे किसी शेयर वगैरह को सेल करते हो ऑनलाइन, एज सिंपल एज दैट। तो दिस इज योर टोकनाइजेशन। लेटर से मेरे पास कोई आर्ट वर्क है, कोई पेंटिंग है, तो मैंने उसको सेल करना है, तो अभी अगर मुझे आज की डेट में सेल करना होगा, तो वो मुझे उसका सारा कॉन्ट्रैक्ट वगैरह, अगेन वो सारी चीज़ें ऑफलाइन फॉर्मेलिटी वगैरह वो झंझट से होकर गुजरना पड़ेगा। बट अगेन मैं इसको टोकनाइज कर देता हूँ। तो जब मैंने इसको टोकनाइज कर दिया, तो एक तरीके से मैंने एक डिजिटल टोकन क्रिएट कर दिया इसका। तो जिसके पास भी वो टोकन होगा, तो ये आर्ट वर्क उसका, ये ओनरशिप उसकी। तो मैं इस जो डिजिटल टोकन है ना, ये बहुत इजीली ट्रेडेबल होते हैं। आई कैन सेल और बाय दिस टोकन्स वेरी इजीली। तो कहीं ना कहीं इससे होता क्या है कि आपकी जो ट्रेडेबिलिटी है वो आसान हो जाती है। ट्रेडेबिलिटी आसान हो जाती है, इलिक्विड एसेट्स को लिक्विडिटी मिलनी शुरू हो जाती है। योर इलिक्विड एसेट्स बिकम समवट लिक्विड, ठीक है। तो यही आपका बेसिकली टोकनाइजेशन का फंडा है। तो टोकनाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग टेंजिबल इंटेंजिबल एसेट्स इनटू ब्लॉकचेन टोकन्स। समझ में आ गया। और ये इफेक्टिव हो सकते हैं आपके कन्वेंशनल इंडस्ट्री जैसे रियल एस्टेट वगैरह में भी। तो रियल एस्टेट में तो भाई मज़ा ही आ जाएगा। कुछ ऐसा हो जाएगा फ्यूचर में कि मुझे कोई प्रॉपर्टी बाय करनी है, तो अभी उसको बहुत झंझट रहता है कि उसके कागज़ चेक कराने हैं, ये करना है, वो करना है, फिर वहाँ जाके मतलब कॉन्ट्रैक्ट्स एंड ऑल, बहुत झंझट रहता है। तो अगर वो प्रॉपर्टी अगर किसी तरीके से टोकन वाइज एलोकेटेड है कि जिसके पास ये टोकन नंबर दिस 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 है, तो ये प्रॉपर्टी उसकी, तो मैं डिजिटल फॉर्म में सीधा वो टोकन खरीद सकता हूँ एंड बड़े इजीली प्रॉपर्टी बाय कर सकता हूँ, राइट। एनी हाउ, चलो फिर आता है सिमिलैरिटी बिटवीन सिक्योरिटाइजेशन एंड टोकनाइजेशन। तो बेसिकली सिक्योरिटाइजेशन का अगर आपको ओरिजिनली याद हो, तो वन ऑफ द मेन फंडाज ऑफ सिक्योरिटाइजेशन वाज कि जो आपके इलिक्विड एसेट्स होते हैं, जिन एसेट्स को हम डायरेक्टली सेल नहीं कर पाते, हम उनको एक तरीके से मार्केटेबल सिक्योरिटीज में कन्वर्ट कर देते हैं, और उससे हम उन एसेट्स को इजीली सेल परचेज कर पाते हैं, या मतलब एटलीस्ट हम सिस्टम में लिक्विडिटी ले आते हैं, ठीक है। सिक्योरिटाइजेशन पे मैं अभी बिल्कुल नहीं जा रहा। अगर सिक्योरिटाइजेशन की ये इलिक्विड लिक्विड वाली बात आपको याद नहीं है, तो इन दैट केस आप प्लीज़ जो फर्स्ट वाला पार्ट है थ्योरी मैराथन का, जो पहले वाला पार्ट है जो अभी डाल रखा है ऑलरेडी,
तो आप वहाँ पे जाके देखो, सिक्योरिटाइजेशन बहुत ब्यूटीफुली एक्सप्लेन्ड है, तो वहाँ से आपको सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो सिक्योरिटाइजेशन में भी जिसको याद है उसमें यही होता था कि हम रीबंडल करते थे इलिक्विड एसेट्स को एंड वी यूज टू इंजेक्ट लिक्विडिटी इन द एंटायर सिस्टम। तो टोकनाइजेशन में भी तो वही चीज़ हो रही है कि हम वैसे जो एसेट्स जो पेटेंट वगैरह इतने लिक्विड नहीं थे, बट उनको हमने ऑनलाइन डिजिटलाइज टोकनाइज करके हमने उन्हें लिक्विडिटी वहाँ पर ऐड करने की कोशिश की है। तो दिस इज अ वेरी सिमिलर फीचर बिटवीन टोकनाइजेशन एंड सिक्योरिटाइजेशन। तो टोकनाइजेशन इज एन अटेम्प्ट टू कन्वर्ट इलिक्विड एसेट्स इनटू लिक्विड एंड ट्रेडेबल प्रोडक्ट सिमिलर टू सिक्योरिटाइजेशन। ठीक है, तो अब इनके बेनिफिट या फिर सॉरी सिमिलैरिटी बताते हैं दोनों के बीच में। तो ये बेसिक सी है कि लिक्विडिटी, दोनों इंजेक्ट लिक्विडिटी इन द मार्केट फॉर अदरवाइज लिक्विड एसेट। डाइवर्सिफिकेशन, सिक्योरिटाइजेशन में भी एक न्यू फाइनेंशियल प्रोडक्ट क्रिएट होता है। सिमिलरली टोकनाइजेशन भी आपको ज़्यादा डाइवर्स इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करता है, वो चीज़ें जो कि ट्रेडिशनल रूट में आपको अवेलेबल नहीं थी। ठीक है, तो डाइवर्सिफिकेशन बोथ हेल्प्स इन्वेस्टर टू डाइवर्सिफाई देयर पोर्टफोलियो। ट्रेडिंग, तो ऑफ कोर्स ये तो मैंने अभी आपको बता ही दिया कि एक बार अगर आप किसी चीज़ को ब्लॉकचेन टोकन में अगर आप रिप्रेजेंट करते हो तो उसकी ट्रेडिंग रिलेटिवली आसान हो जाती है। ठीक है, तो ट्रेडिंग वगैरह। एंड देन न्यू अपॉर्चुनिटीज़, तो बोथ प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटीज़ फॉर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन टू अर्न इनकम थ्रू फीस वगैरह। तो अगर आप ट्रेडिंग वगैरह करोगे तो किसी ना किसी फाइनेंशियल प्लेटफॉर्म पर करोगे, तो जिस भी प्लेटफॉर्म पर करोगे वहाँ पे कुछ ना कुछ फीस वगैरह दोगे तो उनकी चांदी होगी। ठीक है, आप उस ट्रेडिंग से पैसा कमाओ ना कमाओ, उस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का तो ज़रूर बल्ले बल्ले हो जाएगी। तो दिस वॉज योर सिमिलैरिटी बिटवीन सिक्योरिटाइजेशन एंड टोकनाइजेशन। क्लियर है? क्लियर है? तो दिस वॉज योर एंटायर टॉपिक ऑफ ब्लॉकचेन। थोड़ा सा टू बी ऑनेस्ट एक्सपेक्टेड से ज़्यादा टाइम लग गया इन मतलब, बट द थिंग इज़ कि आई बिलीव कि समझ अच्छे से आ गया होगा पूरा, एंड ये समझना ज़रूरी था। बिकॉज जैसे ना इसमें छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, तो और जैसे ये आगे वो रिलायबिलिटी की अगर हम कंसेंसस मैकेनिज्म टेम्पर करते हैं तो फिर कैसे हमारी ट्रांजेक्शन इनएक्यूरेट हो जाती हैं, ये वो, तो ये चीज़ें ऐसे एक तो बहुत ज़्यादा क्रैमिंग वाली बन जाती हैं अगर आप ना समझते। एंड माई मेन अदर कंसर्न इज कि उसके बेस पे एमसीक्यू फिर सॉल्व नहीं होते। अगर आप रट के, आप कोई बच्चा बोले सर फिर क्या हुआ, रट के चले जाएंगे, कोई बात नहीं देखी जाएगी, तो भाई रट के फिर एमसीक्यू नहीं ना इजीली सॉल्व होंगे अगर अच्छा एमसीक्यू आ गया। अगर तो एमसीक्यू रट्टे वाला निकम्मा आया तो बात अलग है। अगर किसी समझदार इंसान ने कोई अच्छा एमसीक्यू डाल दिया तो फिर तो ये जो भी मैंने समझाया आपको, दिस ऑल विल प्रूव टू बी इनवैल्यूएबल इन योर एग्जामिनेशन अगर कुछ भी अच्छा एमसीक्यू आ गया। ठीक है जी, तो ये ब्लॉकचेन यहाँ पे कंप्लीट होती है, तो एक छोटू सा टॉपिक हमारा बचता है इस चैप्टर में, दैट इज़ रिस्क इन सिक्योरिटाइजेशन। तो रिस्क इन सिक्योरिटाइजेशन बच्चों वाला टॉपिक है, तो इसके लिए पहले मैं हल्का सा इधर वाली जो एक एग्जांपल हमने ले रखी है सिक्योरिटाइजेशन क्या होता है, हल्की सी मैं ये एग्जांपल आपको रिकॉल करवाऊंगा। ठीक है, ऑल दो डिटेल में सिक्योरिटाइजेशन क्या होता है पूरा कॉन्सेप्चुअली जो हमने डिस्कस कर रखा है वो हमने पार्ट 1 में कर रखा है, तो इसलिए मैं दोबारा से ऑब्वियसली पूरा सिक्योरिटाइजेशन नहीं उठाने वाला यहाँ पे, वो ऑलमोस्ट 1 आवर का पूरा टॉपिक है। ठीक है, अपने आप में। तो अगर आपको सिक्योरिटाइजेशन नहीं याद क्या होता था या कुछ भी आपको थोड़ा थोड़ा ऐसे रिकॉल हो रहा है, थोड़ा थोड़ा नहीं हो रहा, तो इट इज़ वेरी स्ट्रांगली रिकमेंडेड कि आप दोबारा से जाके वो वाला मैराथन देखो। बिकॉज अब एमसीक्यूज आ गए हैं, तो अब रट्टा वाला काम वैसे भी नहीं चलना। पहले होता था कि चलो तो कभी कभी अगर थोड़ा सा नहीं भी याद आया या नहीं भी समझ में आया कि कोई चीज़, तो हाथ पैर मार के रट लिया एंड एग्जाम में वैसे ही पलट आए। लेकिन अब आपको इस टॉपिक की कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग अच्छी होनी ही चाहिए, बिकॉज यू नेवर नो आईसीआई एग्जाम में किस हिसाब से एमसीक्यू पूछ ले। ठीक है, तो इसलिए उस लेक्चर में बहुत ब्यूटीफुली पूरी डिटेल में कॉन्सेप्चुअली पूरे सिक्योरिटाइजेशन को कवर कर रखा है, एज वेल एज अदर टॉपिक्स को भी कवर कर रखा है कंसेप्चुअली अच्छे से। तो इसलिए अगर नहीं याद आ रहा सिक्योरिटाइजेशन तो पहले वो जाके ज़रूर देखो। ठीक है, यहाँ पे मैं मोटा मोटा रिकॉल करा देता हूँ सिक्योरिटाइजेशन में होता क्या था कि मान लो एक बैंक है, उसने लेटेस्ट से कमर्शियल व्हीकल लोन्स दे रखे हैं। कमर्शियल व्हीकल मतलब ये ट्रक वगैरह होते हैं ना, जो टाटा के जो ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स होते हैं, जो सामान सुमन ढोने के काम आते हैं, बेसिकली सामान ट्रांसपोर्ट करने के काम आते हैं, दो आर नोन एज कमर्शियल व्हीकल्स, राइट। तो एक बैंक है, उसने 50 लाख लोगों को लेटर से कमर्शियल व्हीकल लोन्स दे रखे हैं। तो अब बैंक को और पैसे चाहिए। ठीक है, तो बैंक क्या करता है कि बैंक ये लोन सेल कर देता है टू अनदर एंटिटी नोन एज एसपीवी। ठीक है, तो बैंक ने ये लोन सेल कर दिया एसपीवी को, तो बैंक को पैसा मिल गया, बिकॉज आप कुछ भी सेल करोगे तो आपको जो भी सेल प्रोसीड्स हैं वो मिल जाएंगी, तो बैंक को उसका पैसा आज मिल गया, तो बैंक तो खुश हो गया। तो बैंक, तो अब जो भी इन लोन से जो पेमेंट मिलेगी, जो भी ये जिन जिन लोगों ने लोन दिया है तो वो इंटरेस्ट देंगे, प्रिंसिपल अमाउंट रीपे करेंगे, तो वो जो भी पेमेंट मिलेगी वो अब एसपीवी को मिलेगी, राइट। ठीक है, यही होता था हमारे सिक्योरिटाइजेशन में। और सवाल आता है कि भाई एसपीवी के पास पैसा कहाँ से आया ये लोन खरीदने का। तो एसपीवी ने माय डियर सिक्योरिटाइज इंस्ट्रूमेंट्स इशू किए, मोटा मोटा आप समझ सकते हो बॉन्ड्स इशू किए, और इन्वेस्टर से पैसा उठाया। ठीक है, तो इन्वेस्टर से एसपीवी ने पैसा रेस किया, एक तरीके से मोटा मोटा कह लो बॉन्ड्स इशू करके। ठीक है, और इस पैसे को यूज़ करके एसपीवी ने लोन्स बाय किए। अब इन्वेस्टर को रिटर्न कैसे मिलेगी, सिंपल है
जो भी इन लोन से रीपेमेंट मिलेगी एसपीवी को, तो वो सभी की सभी अमाउंट जो भी इस लोन से रीपेमेंट मिलेगी, जैसे कि इंटरेस्ट मिलेगा, प्रिंसिपल अमाउंट मिलेगी, तो कैश मिलेगा एसपीवी को। तो एसपीवी ये कैश आगे यूज़ करेगा इन्वेस्टर्स को रीपे करने के लिए। ठीक है, ठीक है, क्लियर हुआ। तो लेट अस से यही वाली एग्जांपल अब हम पूरा आगे कंटिन्यू करते हैं रिस्क इन सिक्योरिटाइजेशन में। तो लेट अस से कि एसपीवी ने मान लो इशू किया इन्वेस्टर्स को 8% बॉन्ड्स, 8% बॉन्ड्स। ठीक है, तो अब जब भी आप बॉन्ड खरीदते हो किसी भी कंपनी से कहीं से भी, तो सबसे पहला रिस्क आपके दिमाग में आना चाहिए बॉस, क्रेडिट रिस्क ऑफ कोर्स, बिकॉज दैट इज द रिस्क ऑफ बैंकरप्सी की अगर एसपीवी बैंकरप्ट हो गई कल को, या इसने पैसे नॉन परफॉर्मेंस, इसने पैसे वगैरह नहीं दिए, तो आपको तो आपका पैसा मिलेगा ही नहीं, राइट। तो दैट इज क्रेडिट रिस्क इज द बिगेस्ट रिस्क इन सच केस। जब भी आप बॉन्ड्स में या किसी भी चीज़ में ऐसा इन्वेस्ट करते हो, तो बॉन्ड्स वगैरह में जब भी इन्वेस्ट करते हो, तो यहाँ पे भी यही आईसीआई कहता है कि सबसे बड़ा रिस्क, द प्राइम रिस्क ऑफ इन्वेस्टर इज द क्रेडिट रिस्क। तो यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ बिगेस्ट रिस्क। ठीक है जी, बिगेस्ट रिस्क। फिर नेक्स्ट आता है लीगल रिस्क। तो लीगल रिस्क भी अगेन इजी सा ही है कि कहते हैं सिक्योरिटाइजेशन अभी इंडिया में रिसेंटली डेवलप्ड कॉन्सेप्ट है, तो ज़्यादा अच्छे स्टेटूटरी प्रोविजन या जुडिशियल प्रेसिडेंट्स एग्जिस्ट नहीं करते फिलहाल। तो अगर कल को कोई लीगल क्लेश वगैरह होता है, कोई लीगल डिस्प्यूट होता है, तो इन दैट केस हो सकता है कि इन्वेस्टर को उनका पैसा ना मिले, इन्वेस्टर्स को उनका पैसा ना मिले। ठीक है, देन मार्केट रिस्क। अब इधर आ जाओ, समझते हैं। मार्केट रिस्क बेसिकली इंक्लूड्स रिस्क ड्यू टू मार्केट रिलेटेड फैक्टर्स। इट इंक्लूड्स मैक्रो इकोनॉमिक रिस्क, प्री पेमेंट रिस्क और इंटरेस्ट रेट रिस्क। ये तीनों क्या है ये समझा देता हूँ। मैक्रो इकोनॉमिक रिस्क बेसिकली हमारे एसपीवी ने क्या किया था, अभी मैंने जो एग्जांपल ली थी, उसने कमर्शियल व्हीकल्स वाले लोन्स खरीदे थे। ठीक है, और फिर उन लोन्स के बेसिस पे आगे सिक्योरिटीज इशू की थी, राइट, यही किया था। अब मैं कहता हूँ मान लो कि मार्केट में ग्लोबल रिसेशन आ गया, कमर्शियल व्हीकल के जो ओनर थे उनके पास काम ही नहीं है, वो बेचारे उनके पास काम ही नहीं है, वो लोन रीपे तो करना चाहते हैं बट कहाँ से करें, उनके पास पैसा ही नहीं है, रिसेशन आ गया। तो इन दैट केस ऑफ कोर्स अगर वो लोन पे डिफॉल्ट करेंगे, तो मतलब उन लोगों ने लोन पे डिफॉल्ट करना शुरू कर दिया। वो कह रहे हैं, कमर्शियल व्हीकल के ओनर कह रहे हैं, भाई अपने पास पैसा नहीं है, अपने को तुम मतलब जो भी इंस्टॉलमेंट घोषित करना है कर दो, बट अपने पास पैसा है ही नहीं। तो बेसिकली हम यही कहते हैं कि अगर मार्केट में कुछ भी ऐसा मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं, जैसे कि इंडस्ट्री डाउनटर्न वगैरह, अगर कुछ ऐसा होता है, तो उससे ऑब्वियसली जो कैश रिसीव करेगा एसपीवी वो इम्पैक्ट होगा। अगर कमर्शियल व्हीकल के ओनर्स क्या पैसा देंगे ही नहीं, लोन की रीपेमेंट करेंगे ही नहीं, तो एसपीवी को पैसा मिलेगा ही नहीं। एसपीवी के पास पैसा आएगा नहीं तो वो आगे इन्वेस्टर्स को देगा कहाँ से, तो वो आगे इन्वेस्टर्स को कहाँ से देगा, पैसा पैदा थोड़ी ना कर देगा। तो दिस इज द फर्स्ट रिस्क, दैट इज मैक्रो इकोनॉमिक रिस्क सच एज इंडस्ट्री डाउनटर्न। ठीक है, फिर इसमें एक और एग्जांपल ले रखी है, दैट इज एडवर्स प्राइस मूवमेंट। मान लो कि मान लो ये होम लोन के केस में जनरली होता है कि लेट अस से कि किसी इंसान ने 50 लाख का घर खरीदा, हाउस खरीदा। ठीक है, और 45 लाख का उसने लोन लिया लेट अस से इस घर को खरीदने के लिए। सर 80% से ज़्यादा मिलता नहीं है, ये नहीं होता वो नहीं होता, मतलब छोड़ो वो सारी चीज़ें। ठीक है, 50 लाख का इस इंसान ने घर खरीदा है, 45 लाख का लोन लिया। अब 6 महीने बाद हुआ क्या, या कुछ टाइम बाद हुआ क्या, ये हाउस की वैल्यू रह गई, हाउस वैल्यू डिक्लाइंड टू लेटेस्ट से 40 लाख, 40 लाख। अब चक्कर क्या पड़ा, अब चक्कर ये है, ये इंसान सोच रहा है कि भाई 45 लाख का लोन है इस घर पे, और आज की डेट में मार्केट हाउस जो रियल एस्टेट मार्केट है मान लो वो गिर गई, और इस घर की वैल्यू सिर्फ 40 लाख है। वो कह रहा है यार एक मेरे पास ये एसेट पड़ा है जिसकी मार्केट वैल्यू 40 लाख है, लेकिन मेरे को इस पे 45 लाख का लोन चुकाना पड़ेगा, इंटरेस्ट की सिरकपाई अलग से। तो कह रहा है बैंक को, कह रहा है भाई ले जा ले जा ले जा, मैं नहीं ले रहा लोन, मैं मतलब बिल्कुल डिफॉल्टर, वो डिफॉल्ट कर गए, वो कह रहे हैं मुझे लेना, आई वॉन्ट पे यू। ठीक है, तो यहाँ पे यही होता है कि अगर एडवर्स प्राइस मूवमेंट हो जाए इन दी अंडरलाइंग एसेट, तो इन दैट केस ऑल्सो जो जो एसपीवी लोन की रीपेमेंट्स कलेक्ट करेगी वो इफेक्ट हो सकती है। ठीक है, बिकॉज लोगों ने खुद से डिफॉल्ट मारना शुरू कर दिया, वो एसपीवी को कह रहे हैं हम नहीं दे रहे पैसे वगैरह, तुमने करना है जो कर लो, हम नहीं दे रहे पैसे। ठीक है, तो इन दैट केस एसपीवी को पैसा मिलेगा नहीं, तो ऑफ कोर्स अगेन वही वाली कहानी, वो आगे इन्वेस्टर्स को देगी कैसे एसपीवी अगर उसके पास खुद से पैसा नहीं होगा। तो दिस इज अ रिस्क फॉर द इन्वेस्टर। तो दिस इज मैक्रो इकोनॉमिक रिस्क। ठीक है, मैक्रो इकोनॉमिक रिस्क में हमने दो चीज़ें पढ़ी, पहला कि अगर इंडस्ट्री डाउन टर्न हो जाती है, मतलब इंडस्ट्री में गिरती है, जैसे कोई रिसेशन वगैरह आ गया वो चीज़, एंड दूसरा प्राइस मूवमेंट, एडवर्स प्राइस मूवमेंट ऑफ द अंडरलाइंग एसेट। ठीक है, दो चीज़ें पढ़ी। फिर तीसरा फिर हमारा मैक्रो इकोनॉमिक रिस्क में नेक्स्ट पार्ट आता है प्री पेमेंट रिस्क का। तो बस प्री पेमेंट रिस्क का भी सेम बॉन्ड्स वाला ही फंडा है, जो कि हम बॉन्ड्स में जैसे देखते हैं, उसमें यही है कि लेटेस्ट से कि आपने अभी सिक्योरिटाइज इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट कर रखा है लेटेस्ट से 8% पे। ठीक है, लेकिन अब क्या हुआ, मार्केट में इंटरेस्ट रेट गिर गया, मार्केट में इंटरेस्ट रेट गिर गया,
तो अगर मार्केट में इंटरेस्ट रेट गिर गया तो जिन लोगों ने लोन ले रखा है एट हायर इंटरेस्ट रेट, वो लोग जल्दी जल्दी से रीपे करना शुरू कर देते हैं। वो कहते हैं अरे अपने को महंगा लोन नहीं चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, लेट अस से कि मैंने 9% पे होम लोन ले रखा है, ठीक है। अब 2 साल बाद क्या हुआ कि होम लोन का मार्केट में रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया सिर्फ 7%। तो गिर गया ना इंटरेस्ट रेट, 9% से 7% हो गया। तो मैं सोच रहा हूँ कि यार मैं पागल हूँ जो मैं 9% दे रहा हूँ, सारी दुनिया 7% दे रही है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं एक नया लोन ले लेता हूँ 7% पे और पुराने वाले को प्रीपे कर देता हूँ। पुराने वाले को समय से जल्दी रीपे कर देता हूँ, पूरा का पूरा लोन उतार देता हूँ और नया लोन 7% पे ले लेता हूँ, ठीक है। लेटर से किसी और बैंक से लेता हूँ या जहाँ से भी लेता हूँ। तो फंडा मेन ये है कि पुराना वाला लोन तो मैंने रीपे कर दिया ना, 9% वाला जो लोन था वो मैंने रीपे कर दिया। तो ये इन्वेस्टर्स, इन लोगों ने इन्वेस्ट करके बैठे थे, ये कह रहे थे हाँ भाई अपनी तो टेंशन नहीं है कोई, अपने को तो 8% इंटरेस्ट हर साल पे मिलता है, हर साल मिलता रहेगा फॉर लेटर से नेक्स्ट 10 ईयर्स। लेकिन अब लोगों ने लोन ही रीपे कर दिया, समय से पहले पे कर दिया। तो अगर समय से पहले लेटर से आपने बॉन्ड्स में इन्वेस्ट किया है, कि मैं आपको बोलता हूँ आपको अगले 10 साल तक 8% इंटरेस्ट मिलेगा, लेकिन फिर मैं सेकेंड ईयर के एंड में ही आपका बॉन्ड लेटर से रिडीम कर देता हूँ, तो इन दैट केस अब 2 साल बाद आपको पैसे तो आपके पूरे मिल गए, पैसे तो आपके यहाँ पे नहीं मरे, आपको आपका प्रिंसिपल अमाउंट लेटर से 100 रुपया थी तो मैंने 100 रुपया आपको दे दिया। लेकिन अब चक्कर ये है कि अब आप इस 100 रुपये को मार्केट में अगर आप आज की डेट में इन्वेस्ट करने जाओगे तो आप 8% पर नहीं इन्वेस्ट कर पा रहे, बिकॉज मार्केट में इंटरेस्ट रेट गिरे हुए हैं ना। यही तो मैंने बोला कि मार्केट में इंटरेस्ट रेट गिर गए हैं। लेट अस से यू कैन इन्वेस्ट इट एट ओनली 6%। तो दिस इज नोन एज री इन्वेस्टमेंट रिस्क, कि अगर इंटरेस्ट रेट गिर जाते हैं मार्केट में तो उससे क्या होगा, उससे दो चीजें होंगी। पहला तो जो बोरोअर्स हैं जिन्होंने लोन ले रखा है वो सस्ते रेट पे नए लोन ले लेंगे और पुराने वाले रीपे कर देंगे। पुराने वाले लोन रीपे कर देंगे तो मतलब कि जो इन्वेस्टर्स ने करंटली इन्वेस्ट कर रखा है 8% पे, तो उनको उनका पैसा वापस मिल जाएगा। तो इन दैट केस अगर वो इस पैसे को फिर से इन्वेस्ट करने जाएंगे मार्केट में तो 8% पे नहीं, सस्ते में इन्वेस्ट करना पड़ेगा, लेटर से 6% पे इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो दिस इज नोन एज री इन्वेस्टमेंट रिस्क। This is known as reinvestment risk when you are not able to reinvest your amount at the same return, ठीक है। री इन्वेस्टमेंट रिस्क बेसिकली मोटा मोटा बोला आपको, टेक्निकली और भी बहुत कुछ है इसमें, ठीक है। तो यही चीज़ आपकी प्रीपेमेंट रिस्क में लिख रखी है कि रिड्यूस इंटरेस्ट रेट्स इंक्रीजेस प्रीपेमेंट ऑफ लोन्स रिजल्टिंग इन री इन्वेस्टमेंट रिस्क फॉर द इन्वेस्टर्स। समझ आया? तो इन्वेस्टर्स मे नॉट बी एबल टू री इन्वेस्ट द रिसीव्ड अमाउंट एट द सेम यील्ड, एट द सेम यील्ड, ठीक है। क्लियर हुआ? तो ये हमारा यहाँ पर री इन्वेस्टमेंट रिस्क, यहाँ पे प्रीपेमेंट रिस्क कंप्लीट होता है। फाइनली एक चीज़ यहाँ पे आती है, दैट इज इंटरेस्ट रेट रिस्क। तो ये क्या है? ये बेसिकली कहानी ये कहता है, लेटर से हम कहते हैं कि हमने लोन्स, वही वाली अपनी पुरानी एग्जांपल पे आता हूँ, एसपीवी ने बेसिकली लोन्स खरीदे हैं, एसपीवी ने लोन्स खरीदे हैं लेटर से वही कमर्शियल व्हीकल लोन्स, और एवरेज लेटर से कि एसपीवी इन लोन्स पे एसपीवी को रिसीव हो रहा है लेटर से 9% इंटरेस्ट, ठीक है। तो एसपीवी ने लेटर से 100 करोड़ के लोन्स खरीदे हैं। ध्यान से सुनना, एसपीवी ने 100 करोड़ के लेटर से लोन्स खरीदे हैं और इन लोन्स पे ऑन एन एवरेज एसपीवी को मिल रहा है 9% इंटरेस्ट, ठीक है। तो मोटा मोटा हम कह सकते हैं कि हर साल एसपीवी 9 करोड़ रुपए इंटरेस्ट के कमा रहा है। ऑल्दो दैट इज अ वेरी सिंपल जनरलाइजेशन, बट मोटा मोटा ये कह सकते हैं, ठीक है। अब फंडा ये है कि देयर कैन बी अ सिनेरियो जहाँ पे एसपीवी ने फिक्स रेट की जगह फ्लोटिंग रेट बॉन्ड्स इशू कर रखे हैं आगे से, फ्लोटिंग रेट बॉन्ड्स इशू कर रखे हैं आगे से। लेटर से इसने यहाँ पे इशू कर रखे हैं एट मिबर प्लस मे बी से 4% पर, 4% पर, ठीक है। तो अब इस फ्लोटिंग रेट बॉन्ड्स में पंगा क्या है? लेटर से कि मार्केट में मिबर बढ़ गया 6%, तो एसपीवी को फ्लोटिंग रेट इन्वेस्टर्स को देना कितना पड़ेगा? 6% प्लस 4%, दैट इज 10% इंटरेस्ट एसपीवी को आगे देना पड़ेगा। एसपीवी कह रहा है भाई मैं खुद 9 करोड़ रुपए 9% इंटरेस्ट रिसीव कर रहा हूँ, मेरे खुद के भी कुछ खर्चे हैं, तो मैं तेरे को 10% कहाँ से दे दूँ? इन्वेस्टर को एसपीवी 10% कहाँ से दे देगा? तो दिस काइंड ऑफ सिनेरियो कैन अराइज जब आपके लोन्स फिक्स्ड रेट पर हों और आपने जो बॉन्ड्स आगे इशू कर रखे हैं वो फ्लोटिंग रेट पर इशू कर रखे हो, या फिर उल्टा भी हो सकता है कि आपके लोन्स फ्लोटिंग रेट पर हों और आपके जो इन्वेस्टर्स को जो आपने बॉन्ड इशू कर रखे हैं वो आपके फिक्स्ड रेट पर हो, ठीक है। तो इस सिनेरियो में दिक्कत क्या आ रही है कि इन्वेस्टर्स को देना है एसपीवी को 10 करोड़ रुपया, लेकिन एसपीवी के पास खुद के पास सिर्फ 9 करोड़ रुपया है। तो दिस इज अ वेरी रिस्की सिचुएशन फॉर एसपीवी एज वेल एज फॉर द इन्वेस्टर्स, बिकॉज इन्वेस्टर्स को भी यहाँ पर उनकी पूरी अमाउंट कहाँ मिलेगी? नहीं मिलेगी, ठीक है। तो यही यहाँ पे लिख रखा है थर्ड वाले फाइनल रिस्क में अपने, दैट इज इंटरेस्ट रेट रिस्क। तो ये यहाँ पे यही कहते हैं कि ये रिस्क तब प्रोमिनेंट होता है जहाँ पे लोन्स आपके फ्लोटिंग रेट पर होते हैं और इन्वेस्टर्स को हमने फिक्स्ड रेट पर बॉन्ड्स इशू कर रखे हैं, या फिर उल्टा, ठीक है। इस इन सच ए केस इट कैन रिजल्ट
इन एन इंटरेस्ट रेट मिसमैच वेयर पूल ऑफ कैश इनफ्लो मे नॉट बी सफिशिएंट टू मीट इन्वेस्टर्स पे आउट। तो मैंने आपको बताया ना, एसपीवी के पास 9 करोड़ खुद के पास है, लेकिन उसको देने हैं 10 करोड़, उसको देने हैं 10 करोड़, तो वो कहाँ से दे देगा। तो इस चीज़ को फाइनली हम कहते हैं हेज करने के लिए हम इंटरेस्ट रेट स्वैप्स यूज़ कर सकते हैं। तो ये जो आपका चैप्टर है ना इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट, उसमें हम इंटरेस्ट रेट स्वैप्स जो पढ़ते हैं वही वाली चीज़ की बात कर रहे हैं। आईआरएस इंटरेस्ट रेट स्वैप हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है। तो दिस आर द रिस्क फेस्ड इन सिक्योरिटाइजेशन। बेसिकली 3 रिस्क हैं, क्रेडिट रिस्क, लीगल रिस्क, मार्केट रिस्क। मार्केट रिस्क में आगे 3 पार्ट दे रखे हैं, मैक्रो इकोनॉमिक रिस्क, प्री पेमेंट रिस्क, इंटरेस्ट रेट रिस्क। इंपॉर्टेंट, अगर मान लो 6 नंबर का क्वेश्चन है तो पूरा लिख के रहना है, जो ये सब है ऑलमोस्ट सब लिखना है। अगर 4 नंबर का क्वेश्चन है तो क्रेडिट रिस्क, लीगल रिस्क पूरा लिखना है। मार्केट रिस्क में ये जो सारे पॉइंट्स हैं इसको थोड़ा सा कट शॉर्ट कर देना, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये नीचे वाली एग्जांपल तब लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। थोड़ा बहुत एक एक पॉइंट यहाँ पे काट दिया, थोड़ा बहुत काट दिया। तो बेसिकली जैसे अगर मैं बात करूँ तो इस वाले पॉइंट में प्री पेमेंट में ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है, इस वाले पॉइंट में ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है, और इस वाले पॉइंट में ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है। नहीं, इसमें चलो दोनों इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ठीक है। अगर फिर भी आपके पास बिल्कुल टाइम नहीं है या कुछ है तो एटलीस्ट पहले वाली लाइन फिर लिखनी ज़रूरी है। तो कम से कम इतना तो लिख कर आना ही है, ये मिनिमम है अगर टाइम बिल्कुल ही नहीं है या कुछ भी नहीं है। अदरवाइज़ तो मतलब पूरा प्रॉपर लिखो, जितना बुक में मैंने पहले ही आपको उतना ही दिया जितना आपको एग्जाम में लिख के आना है, ठीक है। ऑल ये सारी आईसीए की वर्डिंग है, डोंट वरी, सब आईसीए की वर्डिंग है, ठीक है जी। तो या सो दिस कंप्लीट्स ऑल ओवर एडिशनल टॉपिक्स इन द एएफ इन द सिक्योरिटाइजेशन। तो आ जाओ। सॉरी, रिस्क मैनेजमेंट नहीं, मैं बार बार रिस्क मैनेजमेंट क्यों कह रहा हूँ, आई डोंट नो व्हाई। स्टार्टअप फाइनेंस, स्टार्टअप फाइनेंस, स्टार्टअप फाइनेंस में आपके 2 पेजेस ऐड हुए हैं, बाकी पूरा चैप्टर आपका स्टार्टअप फाइनेंस का भी वही है। लेकिन अच्छी बात यहाँ पर ये है कि ये जो 2 पेज ऐड हुए हैं ये बहुत ही बकवास है। मतलब जितना हम अभी अच्छे से डीएलटी समझ के आए ना, ब्लॉकचेन वगैरह ये वो, ये उतना ही मतलब बच्चों वाला है। तो इसमें तो ऑल दो बिल्कुल ऑनेस्टली बोलूँ ना, तो इन 2 पेजेस में आपको मेरी ज़रूरत है नहीं। आप ये डायरेक्टली बुक से भी करते हो तो समझ में आ जाएगा, लेकिन मैं 5 मिनट में इसको एक बार अच्छे से करा देता हूँ। तो इसमें मैं भी ज़्यादा टाइम आपका वेस्ट नहीं करूँगा कि ऐसे फालतू में बस बोल लेते रहे हैं। तो आ जाओ, यूनिकॉर्न क्या होता है। आई एम वेरी मच कॉन्फिडेंट कि मोस्टली स्टूडेंट्स को ऑलरेडी पता होगा। यूनिकॉर्न एक ऐसा स्टार्टअप है जिसकी वैल्यूएशन $1 बिलियन, ना कि रुपीज़, $1 बिलियन को क्रॉस कर जाती है, तो वो हमारा यूनिकॉर्न बन जाता है। ये टर्म कोई एलन ली करके वीसी थे, उन्होंने क्वाइन की थी इन 2013 में। यूनिकॉर्न टर्म वाज क्वाइंड बाय एलन ली इन 2013। नेक्स्ट स्टेप होता है यूनिकॉर्न के लिए एक डेकाकॉर्न बनना। डेकाकॉर्न मतलब अगर स्टार्टअप की वैल्यूएशन $10 बिलियन को भी क्रॉस कर जाती है तो वो हमारी डेकाकॉर्न बन जाती है, ठीक है। और फाइनली एक छोटा सा पॉइंट वैसे लिख रखा है कि इंडिया थर्ड लार्जेस्ट इकोसिस्टम है फॉर स्टार्टअप्स, और इंडिया में 59,000 रिकॉग्नाइज्ड स्टार्टअप्स हैं विद 107 यूनिकॉर्न। तो ये 2022 तक का डेटा की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो थर्ड लार्जेस्ट इकोसिस्टम है इंडिया फॉर यूनिकॉर्न। तो पहला ऑब्वियसली यूएस है, सेकंड हम चाइना है, और तीसरे नंबर पे अब हम आ गए हैं, ठीक है। तो यही यहाँ पर लिख रखा है यूनिकॉर्न की बेसिक बेसिक बातें हैं। और इस डब्बे में तो एक ही पॉइंट को बस 3 बार लिख रखा है। तो यूनिकॉर्न किसे बोला जाता है, यूनिकॉर्न, यूनिकॉर्न बेसिकली एक प्राइवेटली हेल्ड स्टार्टअप होना चाहिए, वैल्यूएशन वही वाली चीज़ एक $1 बिलियन से ज़्यादा होनी चाहिए, ऑलरेडी देखा है। तो इसका एम्फोसिस है कि ऐसे स्टार्टअप्स आपको बहुत कम मिलते हैं, तो इसलिए हम एक स्पेशल उनको एक डिस्टिंग्विश करने के लिए वी यूज़ द टर्म यूनिकॉर्न, बिकॉज इट्स नॉट लाइक कि हर एक स्टार्टअप यूनिकॉर्न है। जैसे इंडिया में 59,000 स्टार्टअप्स हैं तो उसमें से सिर्फ 107 यूनिकॉर्न है एज ऑफ 2022, राइट। तो ये बेसिकली यूनिकॉर्न की कहानी है। फिर आता है स्टार्टअप इन इंडिया, मेरा देश महान। यहाँ पे स्टार्टअप में हम क्या क्या कर रहे हैं उसके बारे में कुछ बातें हैं। पहला एक पॉइंट आता है कि गवर्नमेंट ने कैसे प्रमोट किया स्टार्टअप इन इंडिया को। तो हम कहते हैं कि गवर्नमेंट ने स्टार्टअप इंडिया और स्टैंड अप इंडिया जैसे फंड प्रोग्राम स्टार्ट किए जिससे काफ़ी बेनिफिट हुआ। गवर्नमेंट ने सिडबी रन इलेक्ट्रॉनिक डेवलपमेंट फंड ईडीएफ स्टार्ट किया, जिससे जिससे अगेन गवर्नमेंट स्टार्टअप को बूस्ट करना चाह रही है। फाइनली इजी फाइनेंस ऑप्शन, या तीसरी वाली चीज़ सबको पता होगी कि मुद्रा स्कीम वगैरह गवर्नमेंट ने लॉन्च की, बेसिकली छोटे छोटे लोगों के लिए, छोटे लोगों के लिए इन द सेंस कि जिनकी छोटी फंडिंग रिक्वायरमेंट है, कम फंडिंग रिक्वायरमेंट है, या फिर इजीली उनको लोगों को बिजनेसेस को फंडिंग मिल पाए, उसके लिए गवर्नमेंट ने मुद्रा स्कीम लॉन्च की थी, अभी भी चल रही है। फिर टैक्स बेनिफिट दिए हैं जैसे 100% टैक्स हॉलीडे अंडर सेक्शन 80 IAC,
एंड एग्जाम्पशन फ्रॉम एंजल टैक्सेशन। तो ये सारी चीज़ें गवर्नमेंट ने की हैं। क्या 3 चीज़ें की हैं? स्टार्टअप इंडिया और स्टैंड अप इंडिया प्रोग्राम स्टार्ट किया है, सिडबी रन इलेक्ट्रॉनिक डेवलपमेंट फंड सेट किया है और उसमें वो पार्टनर बनी गवर्नमेंट। फिर टैक्स फाइनेंसिंग के लिए उसने अच्छा काम किया, जैसे मुद्रा स्कीम इशू लॉन्च की है, 80 IAC के अंडर उसने एग्जाम्पशन वगैरह दी है, एंजल टैक्सेशन पे एग्जाम्पशन दी है, तो वो सारी चीज़ें। ठीक है। उसके अलावा गवर्नमेंट ने एक स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम शुरू किया है। ठीक है। तो ये उसने शुरू किया था इन जनवरी 2021 विद एन आउटले ऑफ 945 करोड़। ठीक है। इसका एम क्या है? बेसिकली ये है क्या स्टार्टअप इंडिया सीड फंड? बेसिकली गवर्नमेंट ने एक फंड बना दिया जिसमें मोटा मोटा 950 करोड़ 945 करोड़ रुपए डाले इस फंड में। अब ये फंड करता क्या है? ये फंड स्टार्टअप्स को पैसे देता है। स्टार्टअप्स को, मान लो कि मेरा एक स्टार्टअप है, लेट अस से कि मैंने कुछ एक आविष्कारी, मैंने कोई बढ़िया सी चीज़ बनाई है, तो उसमें मैं गवर्नमेंट के पास जाता हूँ, गवर्नमेंट को सारा अपना मतलब यहाँ पे कॉन्टेस्ट वगैरह होते हैं, कॉन्टेस्ट जीतता हूँ मैं, सारी चीज़ें वो करता हूँ, उनका क्राइटेरिया फुलफिल करता हूँ, तो गवर्नमेंट मुझे पैसा देती है। लेट अस से गवर्नमेंट मतलब गवर्नमेंट समटाइम्स गिव यू 5 लाख रुपीज़, समटाइम 10 लाख रुपीज़, कि हाँ भाई आप अच्छा काम कर रहे हो, ये लो पैसे और इसको अपने स्टार्टअप में इन्वेस्ट करो और अपने स्टार्टअप को और आगे लेकर जाओ। ठीक है। तो वन ऑफ माय फ्रेंड, तो वो शार्क टैंक में भी आए थे, तो उन्हें शार्क टैंक में आने से पहले ही गॉट फंडिंग फ्रॉम गवर्नमेंट। उन्होंने ऐसे काफ़ी स्टार्टअप्स वगैरह में ऐसे मतलब सच में ये स्कीम्स वगैरह ग्राउंड पे चल रही हैं, सिर्फ कागजों में लिखने वाली बात नहीं है। तो उन्होंने ऐसे कंटेस्ट वगैरह जीते थे, फर्स्ट प्राइज भी आया था कई जगह पे, तो उनको फंडिंग मिली थी लाखों में। और जो उन्हें फंडिंग मिली थी उसके लिए उनको गवर्नमेंट को कुछ इक्विटी नहीं देनी पड़ रही, समझो। शार्क टैंक में और ये यहाँ पे फ़र्क क्या है कि शार्क टैंक मतलब कहीं भी आप इन्वेस्टर से पैसा उठाते हो तो आपको इक्विटी देनी पड़ती है, 10% 20% व्हाट्सोएवर। लेकिन यहाँ पे गवर्नमेंट का पर्पस कुछ और है। गवर्नमेंट देश को आगे बढ़ाना चाहती है कि स्टार्टअप्स देश में ज़्यादा आए ताकि एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो, देश में सारी चीज़ें बने। तो वो सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे गवर्नमेंट इज़ नॉट हंग्री फॉर योर इक्विटी एज सच कि अच्छा गवर्नमेंट ने आपको 5 लाख रुपया दिया और वापस बदले में 20% इक्विटी ले गई। इट्स नॉट लाइक दैट। ठीक है। चलो, तो यही था भाई, गवर्नमेंट ने ऐसे सीड फंड स्कीम शुरू की है, साढ़े 945 करोड़ रुपए डाल के। एम क्या है? एम यही है कि आप लोग प्रूफ ऑफ, जैसे आपका कोई स्टार्टअप है तो आपको प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट चाहिए, प्रोटोटाइप डेवलपमेंट के लिए पैसे चाहिए, प्रोडक्ट ट्रायल्स के लिए पैसे चाहिए, या फिर प्रोडक्ट बन गया उसको कमर्शियलाइजेशन मार्केट में लेके उतारने के लिए पैसे चाहिए। तो वो सारी चीज़ों के लिए फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करता है ये फंड। ठीक है। इसका एम है फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करना। इट इज़ असिस्टेंस यहाँ पे, इट्स नॉट अ हार्डकोर फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट, इक्विटी के अगेंस्ट नहीं है, इट इज़ एन असिस्टेंस। ठीक है। तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये फंड अराउंड 3600 एंटरप्रेन्योर्स को सपोर्ट करेगा इन द नेक्स्ट 4 ईयर्स। ठीक है। और स्टार्टअप कैन गेट सीड फंड ऑफ एज मच एज 50 लाख अंडर SISFS। तो मैक्सिमम आपको 50 लाख रुपए तक की फंडिंग यहाँ से मिल सकती है, विच इज़ डिसेंट, अच्छी है। ठीक है। चलो, द नेक्स्ट इज रिकॉग्निशन क्राइटेरिया फॉर DPIIT। अच्छा, यहाँ पर भी ऊपर वर्ड आया था कि जो स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम है ये क्रिएट की है बाय DPIIT। तो ये DPIIT क्या है? बेसिकली गवर्नमेंट का ये एक डिपार्टमेंट है, लंबा सा नाम है, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। तो दिस इज योर DPIIT। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है। बेसिकली सरकारी डिपार्टमेंट है भाई एक। ठीक है। जो ये स्टार्टअप्स वगैरह का सब कुछ देखता है और भी काम करता होगा। तो रिकॉग्निशन क्राइटेरिया है कुछ DPIIT का, बिकॉज ऐसे तो है नहीं कि पैसे लेके बैठा DPIIT 950 करोड़, आ जाओ पैसे ले लो पैसे ले लो, ऐसा तो होगा नहीं। जैसे मैंने बोला था कुछ क्राइटेरिया वगैरह हैं इसके। तो एक क्राइटेरिया इसका ये है कि जो आपकी कंपनी है वो भी बच्चा होनी चाहिए, छोटा बेबी कंपनी, बच्चों को पैसे, बच्चों को फाइनेंशियल असिस्टेंस दे रहा है। ये बड़ी बड़ी कंपनीज को या एस्टेब्लिश कंपनीज को फाइनेंशियल असिस्टेंस देके कोई फायदा नहीं है। तो इट शुड बी इनकॉर्पोरेटेड लेस देन 2 years अगो। तो 2 साल मतलब उसकी जो कंपनी की एज है वो 2 साल या उससे कम होनी चाहिए एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन। फिर बिजनेस आइडिया वगैरह वो तो चलो है ही है कि आपका एक अच्छा बिजनेस आइडिया होना चाहिए विद प्रोडक्ट मार्केट फिट, वाइबल कमर्शियलाइजेशन एंड स्कोप ऑफ स्केलिंग। कि बड़ा बन सके, अच्छा प्रोडक्ट बन सके, ऐसे नहीं कि कोई भी फालतू सा आइडिया लेके आ जाओ। तो ये तो चलो छोटा सा नॉर्मल पॉइंट था। अब आती है एक थोड़ी सी लर्निंग वाली चीज़, प्रायोरिटी सेक्टर्स फॉर SIFS। ठीक है। स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम के लिए कुछ प्रायोरिटी सेक्टर सरकार ने डिफाइन कर रखे हैं। अब अगर तो पहले जैसा टाइम होता फिर मैं आपको बोलता कि जितने लर्न हो गए उतने लर्न कर लो, सारे लर्न करने की ज़रूरत नहीं, इनमें से 5-6 लर्न कर लो सफिशिएंट है। लेकिन चक्कर ये है कि अब MCQ में मतलब ऑल तो ऐसा आना नहीं चाहिए, बहुत डम्ब MCQ होगा अगर आएगा, बट अगर किसी महान आत्मा ने MCQ डाल दिया कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रायोरिटी सेक्टर फॉर SISFS और उसमें आपको 4 ऑप्शन दे दिए, तो भाई इन दैट केस तो आपको पता होना चाहिए ना कि कौन कौन से प्रायोरिटी सेक्टर हैं। तो इसलिए कोई मुश्किल नहीं है, मैंने एक शॉर्ट फॉर्म या निमोनिक टाइप बना रखा है, तो इससे आपको बड़े इजीली लर्न हो जाएगा, मेरे साथ साथ अभी लर्न हो जाएगा, मेरे को खुद हो गया, बनाते बनाते लर्न हो गया था मेरे को। ठीक है। चलो तो देख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि निमोनिक की कहानी ये है कि एक समझदार इंसान को, एक सभ्य इंसान को
अपनी ज़िंदगी में 4 चीज़ों की परवाह होती है जिसके बारे में वो सोचता है। द फर्स्ट वन इज़ उसके देश के बारे में, दैट इज़ भारत। सेकंड वन इज़ देश के प्राइम मिनिस्टर के बारे में कि देश को चला कौन रहा है, व्हिच इज़ करंटली मोदी। देन थर्ड वन इज़ अपनी बीवी के बारे में, वाइफ के बारे में इंसान डेफिनेटली सोचता है, ठीक है। एंड फाइनली जब इन सब चीज़ों से हट जाता है तो ही थिंक्स अबाउट स्पेस एंड एजुकेशन, ठीक है। तो दैट इज़ योर S&E, ठीक है। हाँ, नहीं इसके आगे कुछ नहीं है, ठीक है, इतना ही है, ठीक है। तो आ जाओ मैं आपको एक बार फटाफट से करके भी दिखा देता हूँ, मतलब मैं आंखें बंद करके एक बार फटाफट से बोल के भी दिखा देता हूँ और आप भी मेरे साथ साथ बोलो, अभी लर्न हो जाएगा, बिलीव मी, ठीक है। भारत से B4, अच्छा ये जो सभी सेक्टर है ना, ध्यान देना, ये सभी के सभी सेक्टर हैं भी बड़े क्रिटिकल टाइप के, मतलब इंपॉर्टेंट टाइप के, जैसे हम एग्रीकल्चर आएगा, डिफेंस आएगा, रेलवे आएंगे, तो ऐसे बड़े बड़े सेक्टर आएंगे। तो एक बार ध्यान देना, मेरे साथ में ये भी लर्न हो जाएगा, ठीक है। मैं आंखें बंद करके बोलूंगा, आप आंखें खोल के साथ साथ में देख के बोलोगे। आंखें बंद करके मैं इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज अगर मैं आंखें खोल के बोलूंगा ना, मे बी सम पीपल विल से कि सर के आगे शायद कोई स्क्रीन हो या कहीं पे कुछ हो जहाँ से सर ने पढ़ के बोल दिया, तो इसलिए, ठीक है। चलो, तो बी भारत, सबसे पहले अपना निमोनिक में क्या है, 4 चीज़ें हैं, भारत, मोदी, वाइफ एंड S&E, ठीक है। तो B4 से पहले भारत पे आते हैं, B4 बायोटेक्नोलॉजी, H4 हेल्थ केयर, A4 एग्रीकल्चर, R4 रेलवेज, T4 टेक्सटाइल। अब इसमें भारत में बस एक चीज़ का ध्यान रखना है कि ए नहीं है यहाँ पे, ठीक है। ए को मैंने इसलिए यहाँ पे हाईलाइट रेड से भी कर रखा है कि ए से कुछ नहीं है, ठीक है, बाकी सब ठीक है। नेक्स्ट आता है मोदी, देन M से मोबिलिटी, O फॉर ऑयल एंड गैस, D फॉर डिफेंस एंड I फॉर इम्पैक्ट, सोशल इम्पैक्ट। तो अगेन ये चारों चीज़ें आप देखोगे बड़ी इंपॉर्टेंट है किसी भी कंट्री के लिए। मोबिलिटी इज मोर लाइक योर इंफ्रास्ट्रक्चर, राइट। देन ऑयल एंड गैस, डिफेंस, वेरी इंपॉर्टेंट। देन इम्पैक्ट इज सोशल इम्पैक्ट, राइट। फिर आता है W से वाइफ, ठीक है। तो वाइफ से पहला W से पॉइंट है वाटर एंड वेस्ट मैनेजमेंट, I से है इंक्लूजन विच इज ए फाइनेंशियल इंक्लूजन, फिर F से है अपना F से भूल गया मैं, ठीक है, फूड प्रोसेसिंग, सॉरी। तो ये थोड़ा सा डिफरेंट था बाकियों से तो मैं भूल गया, ठीक है, एक पॉइंट काट लेना मेरा, ठीक है। हाँ भाई, एक भूल गया एक वाली चीज़। देन E से एनर्जी, ठीक है। एंड फाइनली S&E से तो अपना है स्पेस एंड एजुकेशन, ठीक है। तो ये यहाँ पे हमारे आते हैं प्रायोरिटी सेक्टर फॉर SISFS। नॉट एट ऑल डिफिकल्ट टू रिमेंबर, 2-3 बार प्रैक्टिस कर लोगे बड़े इजीली हो जाएगा। चलो, नेक्स्ट हमारा आता है नेक्स्ट पेज, दैट इज व्हाई इंडिया बिकेम अ सस्टेनेबल एनवायरनमेंट फॉर स्टार्टअप्स। तो इसमें भी 5-6 बहुत बेसिक बेसिक से बच्चों वाली चीज़ें हैं कि इंडिया में हम कह रहे हैं कि इतने स्टार्टअप्स, इतने कैसे हैं, इतने स्टार्टअप्स हैं, इतना ये सब कुछ है, हाउ इज़ दैट पॉसिबल, क्या रीज़न है उसके पीछे। तो उसके पीछे के रीजंस भाई बेसिक बेसिक हैं। पहला कि इंडिया में बच्चा ही बहुत है, ठीक है। मतलब 10 लाख से ज़्यादा बच्चे ये कह रहे हैं कि हर साल ग्रेजुएट होकर निकलते हैं, मिलियंस ऑफ स्टूडेंट्स हर साल कॉलेजेस से, यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होकर निकलते हैं। तो जब वो मिलियंस ऑफ स्टूडेंट पास करेंगे तो कहीं तो हर कोई तो जॉब में जाएगा नहीं, कुछ लोग अपना स्टार्टअप शुरू करते हैं, तो दैट इज़ वन रीज़न। सेकेंड इज़ कि जब इंसान अपना स्टार्टअप इंडिया में शुरू करता है तो यहाँ पे उसको कॉस्ट इफेक्टिव वर्कफोर्स मिल जाती है। अनलाइक USA या जो अदर डेवलप्ड नेशन हैं जहाँ पे मैन पावर कॉस्ट बहुत हाई रहती है, इंडिया में द फॉर्चुनेट अनफॉर्चुनेट फैक्ट जो भी बोलो, जो ग्राउंड लेवल की जॉब्स हैं उसके लिए आज भी आपको 15-20 हज़ार रुपये में लोग मिल जाएंगे। ऑल तो 15,000 12,000 होता क्या है, बट दिस इज़ द सैड रियलिटी कि कॉस्ट इफेक्टिव खास करके ग्राउंड लेवल के रोल्स की जो पे है, सैलरी है, वो बहुत कम है। तो दिस इज़ अवर सेकेंड पॉइंट। देन थर्ड वन इज़ इंक्रीजिंग यूज़ ऑफ इंटरनेट। तो ऑफकोर्स बहुत सारे स्टार्टअप्स आप देखोगे कि सिर्फ ऑनलाइन अपना बिजनेस करते हैं वाया मार्केट प्लेसेस लाइक अमेजन या फिर सोशल मीडिया मार्केटिंग के थ्रू या ऑल दैट स्टफ। तो ये सब इसीलिए पॉसिबल हो पाया है बिकॉज इंडिया इज़ अ वेरी लार्ज कंज्यूमर ऑफ इंटरनेट। मतलब सबसे ज़्यादा चाइना के बाद वर्ल्ड में सेकंड नंबर पे अपने पास इंडिया में लोग हैं जो कि इंटरनेट चलाते हैं, सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ पीपल, ठीक है। तो इंडिया है सेकंड लार्जेस्ट इंटरनेट यूज़र बेस आफ्टर चाइना। तो इस चीज़ के कारण भी स्टार्टअप्स कैन रीच देयर टारगेट कस्टमर कंज्यूमर एट अ कॉस्ट इफेक्टिव प्राइस यूजिंग इंटरनेट, ठीक है। फिर टेक्नोलॉजी वगैरह, तो ये चीज़ तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि आज की डेट में काफ़ी सारे टेक डेवलपमेंट्स हो रहे हैं जिसके कारण इवन जो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज हैं, SMEs कह लो या वैसे जो छोटे प्लेयर्स हैं, तो उनके पास भी टेक्नोलॉजी अब ज़्यादा वो हो गई है, जिसे हम कह लें कि अफोर्डेबल हो गई है, डेमोक्रेटाइज हो गई है एक तरीके से, सच दैट कि इट इज़ नाउ मोर, कह लो कि ईजी है स्टार्टअप्स के लिए एज़ कम्पेयर टू अर्लियर टाइम्स। फॉर एग्जाम्पल आपको मैं एक छोटी सी एग्जाम्पल ही देता हूँ कि अपनी अगर मैं एग्जाम्पल दूँ, तो ये जो मेरा भी पूरा स्टूडियो है, सेटअप है, आईपैड है, ये है वो है, तो इसको सेट करने में कॉस्ट तो डेफिनेटली आई है, ठीक है। लेकिन फिर भी अगर किसी ने आज की डेट में बिल्कुल ग्राउंड से स्टार्ट करना हो, तो इन दैट केस पहले के टाइम पे 5-10 साल पहले, लाइक अराउंड 2010 की अगर हम बात करें, तो ये सारी चीज़ें इंडिविजुअल लेवल पे इट वाज वेरी डिफिकल्ट बिकॉज अगर स्टूडेंट्स तक कंटेंट, मतलब लेक्चर्स आपको पहुंचाने होते थे तो सैटेलाइट सिस्टम्स होते थे, ये होता था, वो होता था, इट वाज वेरी डिफिकल्ट। आज की डेट में इट इज़ रिलेटिवली
टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स के कारण पहले से 10-15 साल पहले से तो काफ़ी आसान हो गया है। ठीक है, चलो द नेक्स्ट इज वैरायटी ऑफ फंडिंग ऑप्शंस अवेलेबल। तो अब इंडिया में भी जैसे आप देख रहे हो कि काफ़ी सारे एंजल इन्वेस्टर्स हैं, काफ़ी सारे HNIs हैं जो कि स्टार्टअप्स वगैरह में इन्वेस्ट करते हैं। तो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द रीज़न। ठीक है, तो ये हो गया वाई इंडिया बिकेम अ सस्टेनेबल एनवायरनमेंट फॉर स्टार्टअप्स। फाइनली लास्ट एक टॉपिक आता है, फालतू सा ही है, सक्सेशन प्लानिंग। तो सक्सेशन प्लानिंग का बेसिकली यही फंडा होता है कि बेसिकली मान लो कि अब रिलायंस है, ठीक है, तो रिलायंस को मुकेश अंबानी जी ने, मतलब अगर मैं कॉर्पोरेट पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूँ, आई डोंट वांट टू गेट इन्वॉल्व इन एनी सॉर्ट ऑफ पॉलिटिकल डिस्कशन डिबेट और व्हाट्सोएवर थिंग। अगर मैं कॉर्पोरेट पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूँ तो मुकेश अंबानी जी ने रिलायंस को काफ़ी अच्छे से आगे खींचा है, और उनके जो छोटे ब्रदर हैं अनिल अंबानी जी, तो उनकी लीडरशिप के अंडर नहीं हो पाई चीज़ें अच्छी, राइट। आपको पता है कि जो छोटे ब्रदर हैं उनकी काफ़ी सारी कंपनीज बैंकरप्ट हो गई, काफ़ी कुछ हुआ। तो दिस इज़ व्हाट सक्सेशन प्लानिंग इज ऑल अबाउट, कि you need to have the right person at the top of your organization, such so that the organization can lead in the best can grow in the best possible manner। तो अगर आपका, तो यहाँ पे यही है कि मुकेश अंबानी जी के बाद कौन उनकी जगह लेगा। तो दिस इज द सक्सेशन प्लानिंग, व्हाट सक्सेशन प्लानिंग इज ऑल अबाउट। ठीक है, तो वही चीज़ें कि यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। तो उसमें हम ये कहते हैं कि चैलेंजेस इन सक्सेशन प्लानिंग किस, अच्छा सबसे पहले इधर आ जाओ, वाई इज देयर अ नीड फॉर सक्सेशन प्लानिंग, सक्सेशन प्लानिंग की ज़रूरत ही क्यों है। तो फर्स्ट वन इज रिस्क मिटिगेशन। यहाँ पे कहते हैं कि मान लो कि अगर जैसे आईटीसी की एग्जांपल लेता हूँ, आईटीसी, तो आईटीसी इज अ प्रोफेशनली मैनेज बिजनेस, या कोई भी और ले लो, कुछ भी ले लो, टीसीएस ले लो, ठीक है, टीसीएस ले लो, तो टीसीएस इज अ प्रोफेशनली, उसका जो सीईओ वगैरह है, तो इट्स नॉट लाइक कि टाटा वगैरह या उनके कोई बेटे वगैरह आके समझा रहे हैं, इट इज़ अ प्रोफेशनल सीईओ वगैरह अपॉइंटेड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एंड ऑल दैट स्टफ। ठीक है, तो हम कहते हैं कि अगर हमारा जो एग्जिस्टिंग लीडर है वो अगर छोड़ गया तो उसकी जगह कौन लेगा, ये पहले से प्लान करके रखो। बिकॉज अदरवाइज जो टॉप लेवल पे बंदे होते हैं ना, उनको अगर वो छोड़ जाएं तो एक सूटेबल कैंडिडेट ढूंढने के लिए 6 महीने, साल, या कभी कभी उससे भी ज़्यादा लग सकता है। ठीक है, बिकॉज आपको एक काफ़ी कैपेबल इंसान चाहिए होता है, हु शुड हैव दैट लेवल ऑफ एक्सपीरियंस एंड ऑल दैट स्टफ। ठीक है, फिर नेक्स्ट वन इज कॉज रिमूवल। तो अगर ये कहते हैं कि अगर एग्जिस्टिंग जो आपका सीईओ है या जो भी लीडर है, उसको स्टेक होल्डर्स ने निकाल दिया, मैनेजमेंट ने निकाल दिया, या फिर कोर्ट वगैरह के ऑर्डर से उसको निकाल दिया, तो इन दैट केस हम किसको लाके बिठाएंगे उसकी जगह, उसको प्लान करके तो रखना पड़ेगा। देन इज टैलेंट पाइपलाइन। तो ये फंडा यहाँ पे ये क्या कह रहे हैं कि जैसे काफ़ी सारी जो प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, उनमें ना एक दिखाया जाता है कि ये हमारे सीईओ थे, ये 1990 में कंसल्टेंट एज ए ज्वाइन किया इन्होंने हमारी कंपनी, और आज 2020 में 30 साल बाद ये हमारी कंपनी में सीईओ बन गए। मतलब अभी 2020 नहीं चल रही, एग्जांपल दे रहा हूँ। ठीक है, तो तो आज ये सीईओ बन गए। तो जब मैं पीडब्ल्यूसी में एक था, तो उसमें जब हम भी पीडब्ल्यूसी जब हमने ज्वाइन किया था, तो उसमें पूरा ऐसे दिखाते थे कि जो अभी उस टाइम पे जो पीडब्ल्यूसी के सीईओ थे, तो ही वॉज वंस एन आर्टिकल विद पीडब्ल्यूसी ओनली। तो आपको पूरा ऐसे दिखाया जाता है कि देखो आप भी वहाँ तक पहुँच सकते हो, कर सकते हो। तो उसमें क्या है कि इट हेल्प्स इन कीपिंग द एम्प्लॉयज़ एंड योर टीम मोटिवेटेड, कि हाँ भाई अच्छा काम करेंगे, दम लगा के करेंगे तो हम भी पहुँच सकते हैं। अपने पास भी एक, मतलब एक विजिबल करियर पाथ है आगे। इट्स नॉट लाइक कि बाहर से कोई यूएस से बंदा आएगा तो वही आगे बैठेगा, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, द नेक्स्ट इज कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म। ये तो बेसिकली बच्चों वाली बातें हैं कि अगर कोई क्लेश वगैरह होता है तो उसको रिजॉल्व करने के लिए एक ट्रांसपेरेंट कम्युनिकेशन होना चाहिए। एंड फाइनली अलाइनिंग। तो इन फैमिली ऑन बिजनेस सक्सेशन प्लानिंग हेल्प्स टू अलाइन विद द कल्चर एंड विजन ऑफ द बिजनेस। तो बेसिकली अगर फैमिली ऑन बिजनेस है और मेरा एक तरीका है कि मैं अपना धंधा इस हिसाब से करता हूँ, अपना बिजनेस इस हिसाब से करता हूँ, तो मैं लीडर भी कोई ऐसा ही ढूंढूंगा मेरे बिजनेस को लीड करने के लिए, जो कि वही वैल्यूज़ वही कल्चर फॉलो करे। ठीक है, बहुत ज़्यादा रॉटन सा लग रहा है ना सुनने में, तो दैट्स बिकॉज दैट्स हाउ दिस कंटेंट इज रिटन। आई डोंट नो किसने खुंदक में आके लिखा है। ठीक है, ये जो एंटायर मतलब है ना यहाँ पे, मतलब पूरा के पूरा जो भी एडिशन है आपके स्टार्टअप फाइनेंस में, मतलब मैं ना ही बोलूँ उसके बारे में तो अच्छा है। ठीक है, तो अब लास्ट में भी मैं यही बोलूँगा कि यहाँ पे ये 2 डब्बे हैं भाई, जाके पढ़ लेना। अगर मैं अभी इसको बोलूँगा रादर इन डब्बों के बारे में, तो इट विल रादर फील मोर लाइक कि बहुत बहुत फालतू लिखा है यार। अब टीचर क्या कराएगा अगर सामने वाले ने लिखा इतना फालतू है। मेरे को बस जैसे डीएलटी था, ब्लॉकचेन था, फिर भी पढ़ने में कुछ तो समझाने को था। 20-25 मिनट हमने लग के पूरा उसको समझा क्या था। कंटेंट होगा तो फैकल्टी समझाएगा, अब मैं क्या करूँ, राइट। तो ये दोनों डब्बे आपके होमवर्क हैं। तो यहाँ पे आपका जो स्टार्टअप फाइनेंस के जो भी एडिशन है वो कंप्लीट होते हैं। तो अभी तक हमने दोनों एडिशंस कंप्लीट कर लिए। हमारा सिक्योरिटाइजेशन का एडिशन 2 पेजेस से सिर्फ, वो हमने कंप्लीट कर लिया, और स्टार्टअप फाइनेंस की एडिशन 2 पेजेस से सिर्फ, वो भी हमने कंप्लीट कर लिए। उसके अलावा जो ये न्यू थ्योरी बुक है, इसमें इट इज़ फुली अपडेटेड नाउ।
तो यहाँ पे आप आओगे जब आपका जो चैप्टर नंबर 1 है, आपके जो स्टडी मैट का चैप्टर नंबर 1 है, फाइनेंशियल पॉलिसी एंड कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी, फाइनेंशियल पॉलिसी एंड कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी। तो इस वाले में यहाँ पर ये चैप्टर भी आपका डिट्टो सेम है, वही सारे पॉइंट्स, वही सारे टॉपिक्स, सब कुछ सेम है, सब कुछ एवरीथिंग इज सेम। ठीक है, ये भी सब सेम है, सिर्फ एक छोटा सा कह लो यहाँ पे टॉपिक ऐड हुआ है, रोल ऑफ CFOs इन वेरियस मैटर्स इंक्लूडिंग वैल्यू क्रिएशन। रोल ऑफ CFO, तो CFO का क्या रोल है, तो इसमें ये बेसिक कुछ बच्चों वाली बातें करते हैं, अगेन बहुत फालतू सा लिख रखा है। ये बेसिकली यहाँ पे ये कहते हैं कि पुराना ट्रेडिशनल रोल तो ये था कि CFO का सिर्फ एक ही काम होता था, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। ठीक है, फाइनेंशियल हेल्थ वगैरह का ध्यान रखो और वेल्थ मैक्सिमाइज करो। लेकिन अब रिसेंट टाइम्स में ये कह रहे हैं कि CFO से हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वो स्ट्रेटेजिक और ऑपरेशनल डिसीजन मेकिंग में भी हमारी मदद करे। ठीक है, तो कुछ फॉलोइंग एडिशनल रोल CFO के यहाँ पे दे रखे हैं। एक इज रिस्क मैनेजमेंट, इससे मैं एग्री चलो करता हूँ। ठीक है, कि रिस्क मैनेजमेंट लुक आफ्टर द ओवरऑल फंक्शनिंग ऑफ रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क। तो जो बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज हैं उनमें तो रिस्क मैनेजमेंट के ओवरसी करने के लिए सेपरेट पर्सन भी होते हैं। ठीक है, CROs वगैरह भी होते हैं, चीफ रिस्क ऑफिसर। बट जनरली हर कंपनी में आपको CRO नहीं मिलेंगे, चीफ रिस्क ऑफिसर नहीं मिलेंगे। तो जो वहाँ पे जो CFOs होते हैं, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, उन्हीं का काम होता है कंपनी की सारी रिस्क मैनेजमेंट को का ओवरव्यू, ओवरऑल फंक्शनिंग वगैरह चेक करनी, देखना कि सब कुछ सही चल रहा है। देन सप्लाई चेन, तो सप्लाई चेन इज ऑल्सो लाइक कि जैसे पास्ट में हुआ था कि जैसे टाटा या फिर जो दूसरी कार मेकर्स थे, कार मेकर्स, उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही थी गाड़ियाँ बनाने में। रीज़न सेमीकंडक्टर्स की शॉर्टेज हो रही थी। तो गाड़ियों में जैसे चिप्स वगैरह लगती हैं आजकल, काफ़ी सारे सर्किट्स एंड चिप्स वगैरह लगती हैं, तो वहाँ पे उनको वो बनाने के लिए सेमीकंडक्टर्स चाहिए थे, लेकिन वो सेमीकंडक्टर शॉर्टेज के कारण कार मेकर्स को दिक्कत आ रही थी। तो ये यही कह रहे हैं कि CFOs का रोल है कि सप्लाई चेन को भी ओवरव्यू देखना, कि भाई अपने सप्लाई चेन, अपना जो सामान है अपने को, वो रेगुलरली सही टाइम पे मिलता रहे, ताकि अपनी फाइनेंशियल हेल्थ खराब ना हो। M&A, M&A में ऑफ कोर्स CFO का बहुत एक्टिव रोल रहता है, बिकॉज CFO की पूरी से होगी इन द M&A डिसीजन कि क्या हमें, कि स्वैप रेशियो क्या होनी चाहिए, या हमें किसे एक्वायर करना चाहिए, किसे एक्वायर नहीं करना चाहिए, एंड ऑल दैट स्टफ। तो वो सारी चीज़ों में M&A में CFO ऑफ कोर्स इंक्लूडेड होगा। एंड देन आजकल नया कॉन्सेप्ट चल रहा है एनवायरमेंटल, सोशल एंड गवर्नेंस, ESG फाइनेंसिंग। तो इसमें हम यही कहते हैं कि भाई सिर्फ आज का ना सोचो, आगे का भी सोचो, सस्टेनेबल तरीके से ग्रो करो, सस्टेनेबल फाइनेंसिंग। तो यहाँ पे यही एक फालतू सा आखिरी पॉइंट इन्होंने ठोक रखा है। ठीक है, तो ये एक पिद्दू सा, बहुत ही फालतू सा पैराग्राफ ऐड हुआ है आपके जो फाइनेंशियल पॉलिसी एंड कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी वाले चैप्टर में है। तो ठीक है, कोई इतना इसमें खास बात नहीं है। ठीक है, फिर नेक्स्ट आपका जो सिक्योरिटी एनालिसिस का चैप्टर है, ये भी डिट्टो सेम है, 100% सेम है, चाहे स्टडी मैट उठा के कंपेयर कर लो, चाहे कुछ कर लो। सर आप ये बार बार क्यों बोलते हो? मैं ये बार बार इसलिए बोलता हूँ क्योंकि हमने ये चीज़ इतनी बार बोली है, फिर भी उसके बाद भी बच्चों को बहुत ज़्यादा ये सेम डाउट आता है कि सर थ्योरी में कुछ चेंज है या फिर सेम है। तो इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ। तो ये सिक्योरिटी एनालिसिस वाला चैप्टर भी अराउंड 15 पेजेस का चैप्टर है, और एक एक लाइन इस चैप्टर की सेम है, सिर्फ ये 4 नई लाइनें ऐड हुई हैं। तो मैं ये इसलिए भी बोल रहा हूँ बिकॉज सम स्टूडेंट्स की एक जेन्युइन रिक्वेस्ट है कि सर आप पूरा थ्योरी मैराथन फिर से लो, मतलब ये वाले चैप्टर्स को पूरा का पूरा फिर से लो। तो माय सिंपल लॉजिक है कि भाई ये 15 पेज डिट्टो, एक एक लाइन इनकी सेम है, और पिछले वाले में हमने इतनी क्लैरिटी से, इतने अच्छे से, इतनी जान मार के कराया है। तो सिंपली ICAI ने यहाँ पे दोस्त एक 4 लाइनें नहीं डाल दी अगर, तो उसमें कोई सेंस नहीं बन रही फिर से दोबारा उसको करने की, राइट। रादर ये 4 लाइनें भी इतनी ज़्यादा बकवास है कि आप आंखें बंद करके भी इसे पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा। बेसिकली ये कहते हैं राइट अ शॉर्ट नोट ऑन इक्विटी रिसर्च। तो इक्विटी रिसर्च क्या होता है? इक्विटी रिसर्च में हम कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और अदर फैक्टर्स वगैरह देखते हैं टू डिटरमाइन कि क्या कंपनी के शेयर खरीदने चाहिए या नहीं खरीदने चाहिए। यही होता है आपका इक्विटी रिसर्च, राइट। तो ये हम M&A वगैरह में भी लगाते हैं, इक्विटी की वैल्यू वगैरह निकालते हैं टू कैलकुलेट द स्वैप रेशियो। तो फाइनली ICAI यहाँ पे लिखते हैं कि इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट कौन लोग हैं? ये वो लोग हैं जो कि इक्विटी रिसर्च परफॉर्म करते हैं। एंड फाइनली पहले ये कहते हैं कि पहले इक्विटी रिसर्च पेपर बेस्ड थी, लेकिन अब ऑनलाइन हो गया। भाई क्या ही करा रहा हूँ मैं, मुझे खुद को लग रहा है सच में। ऑलराइट, तो यहाँ पर हमारे जो आपके प्योर थ्योरी चैप्टर्स थे, उनमें जो भी एडिशंस थी वो सब यहाँ पर हमारी कंप्लीट होती हैं। तो अब अगर आपके पास इसके बाद टाइम बचा है तो आप डेफिनेटली पार्ट 3 ऑफ थ्योरी मैराथन चेक कर सकते हो, जिसमें हम लोग प्रैक्टिकल चैप्टर्स की थ्योरी को कवर करेंगे। तो अभी तक हमने क्या किया है, जो प्योर थ्योरी चैप्टर्स हैं जहाँ से हमें पता है कि आना ही आना है पेपर, तो वो हमने कवर किया है इन अवर पार्ट 1 एंड इन दिस करंट वीडियो, राइट। नेक्स्ट अगर आप चाहो तो आप पार्ट 3 की तरफ मूव कर सकते हो,
एंड अपनी प्रिपरेशन को थोड़ा और गियर अप कर सकते हो कि हाँ भाई, अगर प्रैक्टिकल चैप्टर्स में से भी थ्योरी एमसीक्यू या कोई पॉइंट पूछा जाता है तो आपको पता हो। तो वहाँ पर भी जो पार्ट 3 है हम बहुत समराइज्ड वे में पूरा, मतलब आप समझ लो जैसे गागर में सागर डुबोने वाला काम करेंगे, बहुत कम टाइम में पूरा का पूरा एरिया कवर कर लेंगे। तो इफ़ यू वांट टू मेक श्योर कि आपको कोई भी रिस्क नहीं लेना तो मस्ट वॉच दैट वीडियो एज वेल। डिपेंडिंग ऑन कि आप ये वीडियो कब देख रहे हो यूट्यूब पे, देर इज़ अ गुड चांस कि वो पार्ट 3 भी तब तक आ चुका होगा। आप चेक कर सकते हो, नीचे आपको लिंक में या कहीं ना कहीं मिल जाएगा। ठीक है, तो चलो, दिस इज योर फाइनेंस आचार्य साइनिंग ऑफ फॉर टुडे। सी यू इन अनदर वीडियो। एंड अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड मतलब कमेंट तो प्लीज़ करके बताओ मुझे कि आपको कैसी लगी ये वीडियो एंड हाउ एक्साइटेड आर यू अबाउट द पार्ट 3। ठीक है, ओके, बाय।